हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका नवगेट सीएसई में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, ट्रांजैक्शन एक टॉपिक है, डीबीएमएस का ही है और डीबीएमएस का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और ट्रांजैक्शन देखने के लिए मतलब अगर इसके पीछे का इंपॉर्टेंस देखा जाए तो गेट में लगभग एवरी ईयर रफली हर एक साल 2 क्वेश्चन इसे कैरी होता है। मिनिमम एक तो आएगा ही, कोई भी ऐसा एग्जाम हो जहां पर कि सिलेबस में डीबीएमएस रहेगा, वहां पर ट्रांजैक्शन से कम एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंस है। गेट में रफली मतलब 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी कभी कभी आया है, ठीक है। इसको समझेंगे अच्छे से, एकदम आराम से, जो भी बेसिक है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ये टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या रीजन है, इसका क्या यूज होने वाला है, किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, सारे कुछ हम लोग यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। देख, अगर आम तौर पर हम लोग बातचीत के लैंग्वेज में अगर किसी से बात कर रहे होते हैं तो ट्रांजैक्शन वर्ड जैसे ही आता है वैसे ही दिमाग में स्ट्राइक क्या करता है कि अच्छा, ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन हुआ है कुछ पैसा का। मतलब क्या भाई, कि किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा गया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। पहले एकदम बेसिक इसका समझेंगे, ट्रांजैक्शन क्या है, एक मोटा मोटी बातचीत के लैंग्वेज में। उसके बाद इसके टेक्निकल जितना भी चीज है सारा कुछ हम बताएंगे, और जो गेट लेवल का क्वेश्चन है वहां तक हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट होने वाला है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, कितना वेटेज होगा, 1 नंबर में कैसा क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स वाले में कैसा क्वेश्चन आएगा, सारे कुछ हम लोग देखने वाले हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या सोचे कि ट्रांजैक्शन मतलब क्या, कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा गया है, इसको ट्रांजैक्शन समझे, ठीक है। अब एक चीज बताओ, मान लो एक राम का अकाउंट है और एक श्याम का अकाउंट है, ठीक है। राम है जो पैसा सेंड कर रहा है, मान लो 1000 रुपया सेंड कर रहा है श्याम को, ठीक है। राम के अकाउंट में इनिशियल जो बैलेंस है, इनिशियल बैलेंस है पैसा सेंड करने के पहले, मतलब ट्रांजैक्शन के पहले, मान लो 5000 रुपया है, ठीक है। 5000 है राम के अकाउंट में, जिसमें कि 1000 वो श्याम को सेंड करना चाह रहा है, ठीक है। अब श्याम के अकाउंट का इनिशियल बैलेंस पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या, ट्रांजैक्शन के बाद में ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं ये पता करने के लिए श्याम का अकाउंट बैलेंस भी पहले से पता होना चाहिए। उसके बाद वो देखे कि अच्छा, मेरा पहले अकाउंट बैलेंस इतना था और 1000 और ऐड हुआ, मतलब कि राम हमको सेंड किया है, ठीक है। बेसिक लैंग्वेज में यही हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है कि 5000 है राम के अकाउंट में और श्याम के अकाउंट में मान लेते हैं कि 3000 है, ठीक है। श्याम के अकाउंट में 3000 है, अगर 1000 आएगा तो श्याम के अकाउंट में कितना हो जाएगा, 3000 प्लस 1000 4000 होने वाला है, ठीक है। राम के अकाउंट में कितना होगा, 5000, 1000 वो सेंड करेगा तो माइनस 1000 होगा, मतलब 4000, दोनों के अकाउंट में 4000 होने वाला है अब, ठीक है। ये मतलब रैंडम डेटा में है कि दोनों का, ऐसा नहीं कि हमेशा दोनों का इक्वल ही होगा, हो सकता है श्याम का अकाउंट में 2000 पहले से रहा हो तो 1000 बढ़ के 3000 होगा, और राम के अकाउंट में 5000 से 1000 घट के 4000 होगा, ठीक है। अब एक चीज बताओ, कभी कभी ऐसा फेस किए होंगे, कभी कभी लाइफ में ऐसा फेस किए होंगे क्या, ये किसी को पैसा सेंड कर रहे हो, किसी को, अभी ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ऑनलाइन ट्रांसफर में होता क्या है, किसी को तुम पैसा सेंड कर रहे हो, तुम्हारा पैसा कट गया, तुम्हारा पैसा कट गया, सामने वाले के अकाउंट में नहीं आया, एक टेक्निकल फॉल्ट होता है, ठीक है। कि पैसा कट चुका है, जिस अकाउंट से सेंड करने वाले हैं उस अकाउंट में पैसा ऑलरेडी कट चुका है, लेकिन सामने वाले के अकाउंट में पैसा गया नहीं, रिसीवर के अकाउंट में पैसा नहीं गया और सेंडर के अकाउंट से पैसा कट चुका है। अब क्या होगा, तो इसका 2 ही सॉल्यूशन है, या तो रिसीवर के अकाउंट में वो पैसा सेंड हो जाए, या फिर सेंडर के अकाउंट में वो पैसा रिफंड होकर चला आए, यही होगा ना। अब मान लो ऐसा हुआ कि सेंडर, अगर तुम सेंड कर रहे हो, तुम्हारे अकाउंट से पैसा कट गया है, रिसीवर के अकाउंट में नहीं गया, तब क्या करोगे, तो बैंक में जाओगे, बताओगे कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हमको मेरा पैसा वापस चाहिए, यही तो चाहिए, यही होना चाहिए ना। या फिर हमको वापस कर दो,
नहीं तो हम जिसको सेंड किए हैं उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। वो ये काम होना चाहिए, तभी सॉल्यूशन निकला इसका। यही चीज यहाँ पर इस टाइप के चीजों को यहाँ समझेंगे हम लोग कि ट्रांजेक्शन हो रहा है तो मेरे अकाउंट से कट गया है, सामने वाले के अकाउंट में गया नहीं, ठीक है। तो रिकॉर्ड कहाँ से होगा? बैंक वाला तो उस समय करंटली नहीं देख रहा, कोई आदमी तो पर्सन तो है नहीं देखने के लिए कि अच्छा तुम सेंड कर रहे हो तो रिसीवर के अकाउंट में गया कि नहीं, वो वॉच करने के लिए कोई आदमी तो बैठा नहीं है। मतलब क्या है कि सिस्टम काम कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है बैकग्राउंड में, जिसके पास में रिकॉर्ड है कि यहां से सेंड हुआ था, इसका पैसा कट गया है और दूसरे वाले के अकाउंट में पैसा गया नहीं। तो सेंड करने के पहले एक और चीज ध्यान रखो कि सेंड कर रहे हो, मान लो 5,000 राम के अकाउंट में था, 1,000 वो सेंड करना चाहे तब तो 1,000 कट सकता है उसके अकाउंट से। मान लो ऐसा राम चाहे कि अकाउंट में 5,000 ही है, अकाउंट में 5,000 ही है, सेंड करना चाह रहा है 10,000, सेंड करना चाह रहा है 10,000, अकाउंट में है 5,000 ही पहले से, सेंड करना चाह रहा है 10,000। पॉसिबल है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है 10,000 सेंड करना चाहता है लेकिन अभी 5,000 है, 5,000 इसे सेंड कर देगा बैंक और 5,000 बाद में सेंड करेगा, ऐसा नहीं होता है। ट्रांजेक्शन एक है, अगर 10,000 रुपीज को किसी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो जिससे सेंडर है, सेंडर्स का जो अकाउंट है उसमें बैलेंस मिनिमम 10,000 होना ही चाहिए, तभी वो पैसा सेंड हो सकता है, पार्शियल अमाउंट सेंड नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि सेंडर के अकाउंट में कितना बैलेंस है, सेंडर के अकाउंट में कितना बैलेंस है, ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से पहले। अगर ट्रांजैक्शन हम कर चाह रहे हैं कि 10,000 हम सेंड करें तो 10,000 ट्रांसफर करने से पहले, 10,000 पैसा कटने से पहले अकाउंट में ये पता करना होगा, सिस्टम को, जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है उस सॉफ्टवेयर को पता करना होगा कि इस अकाउंट में उतना बैलेंस है या नहीं। मतलब क्या होगा? रीड करेगा उस डेटा को, सेंडर के अकाउंट में कितना पैसा है, कितना बैलेंस है, उसके बैलेंस को रीड करेगा पहले, तब इसका पैसा को ट्रांसफर करने के लिए इनिशिएट करेगा। ये जो रीड करता है ना, रीड एक ऑपरेशन है, यहां पर है। समझ में आ रहा है? सारा कुछ बताएंगे, आगे सब कुछ आने वाला है। हम एक बेसिक बता रहे हैं ताकि ट्रांजैक्शन को समझो कि क्या ट्रांजैक्शन है, क्या ये टॉपिक है। हर एक चीज हम बारीकी से बताने वाले हैं यहाँ पर, एकदम छोटा से छोटा डिटेल भी होगा, वो सब कुछ हम यहाँ बताने वाले हैं। तो पहला ऑपरेशन क्या हुआ कि रीड करना है सेंडर के अकाउंट में कितना बैलेंस है, ठीक है। मान लो हम रीड कर लिए कि सेंडर के अकाउंट में 5,000 ही है, सेंड करना है 10,000, तो क्या होगा? ट्रांजैक्शन वहां पर ही ओवर हो गया, हुआ ही नहीं, ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं था। सिस्टम क्या बोलेगा? इनसफिशिएंट फंड्स इन योर अकाउंट, कि आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट पैसा है, इनसफिशिएंट अमाउंट है इतना ट्रांसफर करने के लिए। एक और केस क्या हो सकता है, एक और केस क्या हो सकता है कि 5,000 अकाउंट का बैलेंस है, 1,000 ही सेंड करना है, तब भी सिस्टम क्या करेगा? पहले रीड करेगा। सेंडर को पता है कि मेरे अकाउंट में 5,000 है, लेकिन सिस्टम रीड करेगा। सिस्टम रीड किया कि अच्छा इसके अकाउंट में 5,000 है, सेंड करना है 1,000, मतलब कि ट्रांजैक्शन पॉसिबल तो है, हुआ नहीं है ट्रांजैक्शन लेकिन पॉसिबल है। मतलब क्या है? फर्दर इसको कंटिन्यू करो, फर्दर इसको आगे कंटिन्यू करो, ट्रांजैक्शन स्टार्ट करो। तब क्या होगा? सेंडर का जो अकाउंट है उसमें पहले रीड किया इसका मिनिमम बैलेंस कितना है, तो 5,000 है, सेंड कितना करना है? 1,000 सेंड करना है, पॉसिबल है ट्रांजैक्शन, और आगे बढ़ाया। अगला काम क्या सिस्टम करने वाला है? ऐसा भी कभी हुआ है क्या कि तुम सेंड कर रहे हो किसी के अकाउंट में, तुम्हारा पैसा नहीं कटा है, सामने वाले के अकाउंट में चला गया? कभी नहीं हो सकता है ऐसा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। इस सॉफ्टवेयर में पहले से फीड किया हुआ है। फिर तो अगर ऐसा हो जाए कि पहले पैसा कटे नहीं, किसी को सेंड पहले हो जाए, तो फिर 10,000 भी सेंड होता, 10,000 भी सेंड होता, पहले सेंड 10,000 कर दिया होता सिस्टम, उसके बाद में देखता कि अच्छा 5,000 ही बैलेंस है, नहीं काट सकते हैं, तो उस पैसा को वापस लाओ।
मान लो जितना टाइम में सिस्टम ये काम कर रहा था उतना टाइम में सामने वाला उस पैसा को कोई और यूज कर ले, वो अपने अकाउंट से विड्रॉ कर ले। हो सकता है ऐसा, इसलिए सिस्टम ऐसा कभी नहीं करेगा। जो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, बैंक का जो सिस्टम है उसमें एक सॉफ्टवेयर फीड है। उस सॉफ्टवेयर को पता है कि स्टेप बाय स्टेप सारे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना है। मतलब क्या, ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना है और 1000 रुपीज को सेंड करना है, तो पहला स्टेप क्या करेगा, वो रीड करेगा इतना सेंड कर रहा है उतना बैलेंस है भी या नहीं। ठीक है भाई, 1000 सेंड करना है, 5000 बैलेंस है अकाउंट में, ठीक है, रीड ऑपरेशन किया, ये रीड कर लिया इसको। उसके बाद में क्या देखा अगला स्टेप कि अच्छा बैलेंस तो है इसके यहाँ, तो ऐसा करो इसका पैसा पहले काटो। बैंक क्या करेगा, बैंक का जो सिस्टम है उसका जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि इसके पैसा को पहले काटेगा। मतलब क्या है, 5000 से डिडक्ट करके वो लाएगा 4000 पर। 5000 में से 1000 सेंड करना है, 1000 माइनस किया, रिमेनिंग बैलेंस उसको 4000 बताया। ठीक है, अब इसका पैसा कट चुका है। अब सामने वाले के अकाउंट में क्या करेगा, वो सामने वाले के अकाउंट में राइट ऑपरेशन करेगा, क्योंकि ऐड करना है ना, वहां पर ऐड करना है, कुछ अपडेट करना है वहां पर। ठीक है, तो राइट ऑपरेशन कर रहा है। एक और चीज बताओ, जो 5000 में से 1000 माइनस किया फिर 4000 लिखा है, ये क्या था, रीड है या राइट है? ये राइट है। रीड मतलब केवल डेटा को हम रीड कर रहे हैं बस, उसमें चेंजिंग नहीं ला रहे हैं, उसमें कोई अल्टरेशन नहीं कर रहे हैं, हम चेंज नहीं करने वाले हैं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है डेटा का। राइट मतलब हम डेटा को मॉडिफाई कर रहे हैं। सिंपल है, कंप्यूटर साइंस में ये चीज नॉलेज है ही कि रीड मतलब डेटा को रीड करना, राइट मतलब डेटा को मॉडिफाई करना। तो पहला स्टेप क्या था, रीड किया है कि सेंडर अकाउंट में उतना सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं जितना सेंड करना चाह रहा है सेंडर। दूसरा स्टेप, इस सेंडर के अकाउंट में राइट कर दे, क्या जितना सेंड करने वाला है पैसा उतना माइनस करके राइट कर दे, मतलब उसके अकाउंट बैलेंस को अपडेट कर दिया। 5000 से 1000 माइनस किया, अब 4000 अपडेट करके कर दिया है। इसके बाद में है क्या, इसके बाद में क्या होगा कि राइट कर दिया है सेंडर के अकाउंट में, अब रिसीवर के अकाउंट में भी ऐड करना है, रिसीवर के अकाउंट में भी ऐड करना है। तो रिसीवर के अकाउंट में ऐड करने के लिए किस में ऐड कर दोगे, ऐड किस में करोगे, पहले रीड तो करोगे, पहले पता तो होना चाहिए कि पहले से बैलेंस कितना है, जितना बैलेंस है उसमें 1000 ऐड करेंगे, जितना बैलेंस है उसमें 1000 हम ऐड करेंगे। तो फिर से एक राइट ऑपरेशन हुआ, क्या उसको रीड किया है पहले रिसीवर के अकाउंट बैलेंस को कि अच्छा इसमें बैलेंस 3000 है, ठीक है, 1000 इसमें ट्रांसफर करना है, 1000 ट्रांसफर करना है। तो क्या किया, राइट किया क्या कि 3000 प्लस 1000 जो कि ऑलरेडी सेंडर के अकाउंट से कट चुका है, सेंडर का अकाउंट डिटेल अपडेट भी हो चुका है, मतलब राइट ऑपरेशन भी वहां हो चुका है। अब रिसीवर के अकाउंट में 1000 ऐड करना है, 3000 में 1000 ऐड किया तो 4000 हो गया रिसीवर का अकाउंट बैलेंस। मतलब क्या है, राइट ऑपरेशन हुआ है रिसीवर के अकाउंट में, रिसीवर का अकाउंट बैलेंस में राइट ऑपरेशन हुआ है। अब देखो, अब तक का सिनेरियो क्या है कि पैसा जहां से सेंड करना है वहां से कट भी गया, ठीक है, और जिस रिसीवर को सेंड किया जा रहा था उसके अकाउंट में डिपॉजिट भी हो गया, ठीक है, वहां भी राइट ऑपरेशन हो गया। इसके बाद में एक सिग्नल जनरेट करेगा कमिट। कमिट मतलब कि काम हो गया। कमिट मतलब क्या है, इसे नॉर्मल आमतौर पर न्यूज में क्या देखते हैं, तो कोई पर्टिकुलर पर्सन है क्राइम कमिट कर रहा है, ठीक है, क्राइम का न्यूज ज्यादा रहता है, मोस्टली क्राइम का ही न्यूज रहता है, ठीक है। तो क्राइम कमिट किया मतलब क्या हुआ, वो क्राइम कंप्लीट कर दिया, जो भी उसका अपना प्रोसेस रहा होगा वो कंप्लीट किया। सेम वही चीज यहाँ भी कमिट करके एक सिग्नल जनरेट करेगा सिस्टम, जो ट्रांजैक्शन हो रहा था ये कंप्लीट हो गया। जब तक सिस्टम, वो सॉफ्टवेयर जो है बैंकिंग का, जब तक वो कमिट सिग्नल नहीं करेगा तब तक ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं है, तब तक ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं है। तो नहीं है तो क्या होगा भाई, मान लो उसमें सिस्टम फेलियर हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए सिस्टम में,
सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा, फिर से ट्रांजेक्शन रोलबैक होगा। ये पूरा ट्रांजेक्शन रोलबैक वर्ड बताएंगे, जितना भी वर्ड हम बताने वाले हैं, अभी देखो जो भी टर्म हम यूज करने वाले हैं वो सबको एक बार हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक कहानी के तौर पर, स्टोरी जैसा एक, उसके बाद में हर एक टर्म्स को हम बताने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, रोलबैक का मतलब क्या है कि जो काम कर रहे थे जहां तक भी पहुंचे हो, रोलबैक करना है ना, वापस जैसा था इनिशियल ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने के पहले जैसा था वैसा कर दो। तो इस ट्रांजेक्शन में सेंडर और रिसीवर का अकाउंट में कुछ चेंज किया गया था। रोलबैक मतलब क्या कि ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने के पहले कैसा था भाई, तो सेंडर के अकाउंट में 5,000 रुपया था ना, सेंडर के अकाउंट में 5,000 रुपया करो, रिसीवर के अकाउंट में 3,000 रुपया था ना, रिसीवर के अकाउंट में 3,000 रुपया कर दो। ये रोलबैक हो गया ट्रांजेक्शन। कब होगा, कमिट के पहले। कमिट अगर नहीं हुआ है, कमिट के पहले कभी भी ऐसा रहे, कमिट के पहले कभी भी ऐसा हो कि कुछ भी प्रॉब्लम के कारण सिस्टम क्रैश हो रहा है, सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया है, सिस्टम फेलियर किसी भी वजह से आ जाए, कमिट अगर नहीं हुआ है तो पूरा ट्रांजेक्शन रोलबैक होगा। ये टर्म को ध्यान रखना, रोलबैक। ठीक है, आगे हम बताएंगे ये टर्म आएगा, जो कुछ भी हम बताने वाले हैं सब कुछ अभी आने वाला है। अभी ये कहानी जैसा हम समझा रहे हैं क्या, ताकि एक दिमाग में एक मोटा मोटी आइडिया बन जाए कि ये क्या टॉपिक है, क्या टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है, देखो, ट्रांजेक्शन एंड कनकरेंसी कंट्रोल। ट्रांजेक्शन का मीनिंग समझ में आ रहा है, ट्रांजेक्शन क्या था। कनकरेंसी कंट्रोल मतलब क्या है कि पैरेलल में मल्टीपल ट्रांजेक्शन किया जाए। जिस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग क्या देखते थे, कनकरेंट प्रोग्रामिंग, मतलब क्या, मल्टीपल प्रोग्राम्स को पैरेलल में रन किया जा रहा है। सेम वही चीज यहां भी है। कनकरेंसी कंट्रोल का मतलब क्या है कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को पैरेलल में रन किया जा रहा है। पैरेलल में रन करने से कुछ प्रॉब्लम भी आएगा, पैरेलल में रन करने से कुछ प्रॉब्लम भी आएगा। कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो चीज यहां देखेंगे इस टॉपिक में। क्या प्रॉब्लम आएगा, एक आमतौर पर हम बता रहे हैं, सिंपल देखो, सेंडर है जो 1,000 रुपया सेंड कर रहा था। ठीक है, मान लो कोई और भी सेंडर है जो इस पर्टिकुलर सेंडर को 2,000 रुपया सेंड कर रहा है। तो अगर पहले 1,000 रुपया ट्रांसफर होगा तो 5,000 से अपडेट होकर इसका अकाउंट बैलेंस होगा 4,000। ठीक है, और अगर कोई और जो सेंड कर रहा है इसको, वो अगर पहले सेंड कर दे 2,000 रुपया इसको, तो इसका अपडेट क्या होगा, 5,000 से 2,000 ऐड होकर 7,000 होगा। ठीक है, तो कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन जब एक साथ में ट्रांजेक्शन होगा, किसी सेम पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट, किसी सेम पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट है जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन में अगर काम कर रहा है, वहां पर कनकरेंसी कंट्रोलर है जो कंट्रोल करेगा कि सही ट्रांजेक्शन होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये सब चीजें यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। अब एक और चीज बताए, अभी क्या, एक और चीज क्या बताए, एक टर्म हम जो बताए कि रोलबैक होना। ठीक है, कमिट नहीं हुआ, कमिट के पहले कहीं भी अगर ट्रांजेक्शन रुका है तो रोलबैक होगा पूरा। ठीक है, तो एक चीज बताओ, अकाउंट में, सेंडर के अकाउंट में, हम सोचो, सिंपल चीज है, सिंपल लॉजिक है, सोच के देखो कि सेंडर के अकाउंट में भाई बैलेंस 5,000 रुपया था, 1,000 ट्रांसफर करना था, 1,000 ट्रांसफर करना था, रीड किया पहले कि 5,000 रुपया है, सफिशिएंट फंड है, ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके बाद राइट ऑपरेशन किया गया है कि 5,000 में से 1,000 माइनस कर दिया गया है और 4,000 अपडेट करके बैलेंस लिख दिया गया कि 4,000 हुआ है। ठीक है, अगर इसको रोलबैक करना होगा तो अब सेंडर के अकाउंट में ये डेटा है क्या, सेंडर के अकाउंट में ये कहीं लिखा हुआ है अब कि पहले कितना बैलेंस था। हम 1,000 माइनस किए, उसके बाद में 4,000 हम अपडेट कर चुके हैं। अब सेंडर के अकाउंट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पहले कितना इनिशियल बैलेंस था।
तो इसके लिए जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज होगा, यहाँ पर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो यूज होगा, वो सॉफ्टवेयर काम क्या करने वाला है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए एक अलग से मेमोरी क्रिएट करेगा, उस मेमोरी में सारा कुछ लिखते जाएगा वो कि अच्छा रीड किए इनिशियल बैलेंस 5000, सेंडर का अकाउंट में 5000 बैलेंस है, ठीक है। माइनस करना है 1000 सेंड करना है तो माइनस करेंगे 1000 माइनस किए अपडेट हुआ 4000। अब जब रोलबैक अगर करना होगा तो ये जो अलग से मेमोरी था सॉफ्टवेयर के पास में, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर था उसके पास में जो अलग से मेमोरी था, उस मेमोरी में तो लिखा हुआ है सब कुछ, रोलबैक करना है तो इस मेमोरी को देख कर सबको अपडेट करेगा, जितना भी अकाउंट इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन में। तो इसमें तो लिखा हुआ है कि 5000 में 1000 माइनस किए थे 4000 आया था, अब इस ट्रांजेक्शन को रोक देना है, ठीक है, एबॉर्ट करना है इस ट्रांजेक्शन को रोलबैक करना है। क्या करेंगे भाई कि 5000 से 1000 जो माइनस किए थे, इनिशियल बैलेंस 5000 था, 5000 अपडेट कर दिए। उसके बाद जिस मेमोरी में जहां पर लिख रहा था डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, इसको डिलीट कर देगा, मतलब क्या है, इसको क्लियर कर देगा। मेमोरी तो रहेगा क्योंकि वो मेमोरी यूज करते रहता है हमेशा, अभी इस ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर रहा है, बाद में कोई और ट्रांजेक्शन होगा उसके लिए सेम मेमोरी को यूज करेगा। वो जो मेमोरी यूज करता है उसको लॉग टेबल बोलेंगे, ठीक है। उसको लॉग टेबल कैसे यूज होता है सारा कुछ हम बताने वाले हैं। एक बेसिक जितना भी टर्म्स यहाँ पर हम बताने वाले हैं आगे, सबका एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। ये समझ में आ गया कि ये टॉपिक में क्या करने वाले हैं, ट्रांजैक्शन क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। अगर ट्रांजैक्शन नहीं पढ़ रहे होते तो कैसे पता चलता हम लोग को कि इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन है, उसको रोलबैक करना है, पहले रीड करना है सेंडर के अकाउंट बैलेंस, फिर माइनस करके राइट करना है, कैसे जानते। इसलिए ये ट्रांजैक्शन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है कि पैरेलल में बहुत सारा ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, एक साथ में बहुत सारा ट्रांजैक्शन हो रहा हो, क्यों होगा भाई, इफिशिएंट बनाने के लिए सिस्टम को। मान लो एक बार में एक ही ट्रांजैक्शन हो, मान लो कोई बैंक है, पर्टिकुलर बैंक, मान लो कि एसबीआई बैंक है, उसमें अगर एक पर्टिकुलर टाइम में अगर एक ही ट्रांजैक्शन होगा तो सिंपल एक बात बताओ, इतना बड़ा देश में कितना सारा आदमी है, सब लोग चाह रहा है एक पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम अगर देखा जाए तो एक साथ में मान लो 10,000 ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है, वो कितना रहा है, एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, स्लो हो गया सिस्टम, उस बैंक में कोई जाएगा ही नहीं, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन कितना फास्ट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, पैरेलल में कितना ट्रांजैक्शन हो सकता है ये इंपॉर्टेंट है। अब पैरेलल में होने का प्रॉब्लम देखो क्या आने वाला है कि जो बैंक है एसबीआई, उसके पास में एक डेटाबेस है ना, एक रिकॉर्ड है ना उसके पास में, जिसमें सबका अकाउंट डिटेल, अकाउंट बैलेंस, हर एक चीज रिकॉर्ड वहां पर है डेटाबेस में। ट्रांजैक्शन जब कभी होगा तो उस डेटाबेस को एक्सेस किया जाएगा। जैसे हम बोले क्या कि सेंडर का अकाउंट बैलेंस को रीड करना है तो कहां से रीड करेगा वो, सॉफ्टवेयर कहां से रीड करेगा। सॉफ्टवेयर जो है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर जो है, जो बैंक यूज कर रहा है सॉफ्टवेयर ट्रांजैक्शन करवाने के लिए, वो रीड कैसे करेगा, सेंडर से थोड़ा ही पूछने आएगा कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है, सेंडर से पूछने नहीं आएगा। तो सेंडर झूठ भी बोल देगा कि 5000 ही है मेरे अकाउंट में, लेकिन ट्रांजैक्शन करना है 10,000, सेंडर बोला कि हाँ 10,000 है। समझ रहे हो बात को। इसलिए क्या करेगा, वो जो सॉफ्टवेयर है सेंडर से नहीं पूछेगा, सेंडर और रिसीवर जितना भी अकाउंट है बैंकिंग सिस्टम में, वो सबका एक डेटाबेस बनाया गया है, एक मेमोरी है जहां पर हर एक चीज स्टोर्ड है। वो सॉफ्टवेयर है जो उस मेमोरी से ही एक्सेस करेगा अकाउंट डिटेल्स को, वहां से रीड करेगा, वहां पर ही राइट करेगा, वहां से ही रीड करना है, उस पर्टिकुलर डेटाबेस को ही रीड करना है और उस पर्टिकुलर डेटाबेस में ही राइट करना है। मतलब क्या है कि एक डेटाबेस को
एक डेटाबेस को पैरेलल में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करने के लिए रीड और राइट पैरेलल में किया जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर डेटाबेस पर। डेटाबेस क्या है? पूरे एसबीआई बैंक का अकाउंट होल्डर्स का डिटेल है वहां। कभी कभी ये चीज देखे हो क्या कि तुम किसी को पैसा सेंड करना चाह रहे हो, तो सेंड नहीं हो रहा, लिख रहा है सर्वर फेल्यूर या फिर सर्वर नॉट रीचेबल। मतलब क्या है कि जो सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, वो रीड करना चाह रहा है डेटाबेस को, लेकिन रीड नहीं कर पा रहा है। रीड कैसे करेगा? इंटरनेट के थ्रू करने वाला है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू करने वाला है, वो रीड नहीं कर पा रहा है। इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है कुछ मेंटेनेंस चल रहा हो उस डेटाबेस में, बैंकिंग सिस्टम के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा, उसके लिए मेंटेनेंस चल रहा हो। फिर बैंक में ही जाओ, पैसा सेंड करना है या फिर डिपॉजिट करना है, तुम कैश भी अगर दोगे कि कैश हम दे रहे हैं, मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, तो पैसा तो ले लेगा, लेकिन हो सकता है बोले क्या कि अभी सर्वर डाउन है, बाद में ये ट्रांजेक्शन होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है 2 घंटे बाद हो, 3 घंटे बाद हो, 5 घंटे बाद हो। समझ रहे हो बात को? ये टर्म बहुत बार सुने हो कि अच्छा अभी सर्वर डाउन है, अभी नहीं होगा। मतलब क्या है? उस डेटाबेस को एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ रहा है अभी। बहुत सारे रीजन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे चीजों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं टॉपिक में। ये टॉपिक जो ट्रांजैक्शन है, इसमें मेनली इसी चीज को देखने वाले हैं ट्रांजैक्शन में, और पैरेलल में कितना ट्रांजैक्शन चलेगा, कितना एफिशिएंटली काम होगा, और कोई प्रॉब्लम भी ना हो, जल्दी भी हो जाए और प्रॉब्लम भी क्रिएट ना हो। इसके लिए कंकरेंसी कंट्रोलर है जो काम करने वाला है। एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि ट्रांजैक्शन में क्या करने वाले हैं। तो क्या गेट का क्वेश्चन इससे बन जाएगा? नहीं, गेट का क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा। लेकिन गेट का क्वेश्चन को बनाने के लिए जो भी थ्योरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, जो भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, उसको समझने में आसान होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस में देखो, कंप्लीट वीडियो को देखना, हर एक चीज समझ में आएगा, हर एक चीज हम बहुत ही बारीकी से बताने वाले हैं, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या यहाँ पर देखो, ट्रांजैक्शन है क्या, इसका बाय डेफिनेशन अगर देखते हैं तो क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है? सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशन टू परफॉर्म अ यूनिट ऑफ वर्क। लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशन है, सेट ऑफ ऑपरेशंस है, एक ऑपरेशन नहीं है। जैसे क्या है? सेंडर के अकाउंट को रीड करना, फिर सेंडर के अकाउंट में राइट करना, फिर रिसीवर के अकाउंट को रीड करना, फिर रिसीवर के अकाउंट में राइट करना। ये क्या है? सीक्वेंस में किया जा रहा है, ठीक है, सीक्वेंस में किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले क्या कि रिसीवर के अकाउंट में राइट कर दिए, फिर सेंडर के अकाउंट को रीड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक सीक्वेंस में किया जा रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या? सेट है, मल्टीपल ऑपरेशंस किया जा रहा है, रीड राइट मल्टीपल ऑपरेशन किया जा रहा है, मल्टीपल अकाउंट्स पर। क्या है इसका मतलब? क्या है? एक ट्रांजैक्शन क्या हुआ? सेट ऑफ ऑपरेशंस हो गया, जो कि किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में है। उसके इंटरनल सीक्वेंस को, एक ट्रांजैक्शन के इंटरनल सीक्वेंस को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के इंटरनल जो सीक्वेंस है, डिफरेंट ऑपरेशंस का जो सीक्वेंस है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? ये इसका डेफिनेशन है, सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशन टू परफॉर्म यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या हम लोग कि जिस तरीके से डीवीएमएस में हम लोग ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं, सेम ऐसा ही कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग प्रोसेस बोले थे। क्या बोलते थे? प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। प्रोग्राम में भी क्या था? एक सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स था। प्रोग्राम क्या था? सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स ही तो था किसी पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए। बस वही चीज ट्रांजैक्शन भी है, सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ ऑपरेशंस टू परफॉर्म अ यूनिट ऑफ वर्क, यही तो ट्रांजैक्शन है। तो जिस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस था, सेम उसी तरीके से
हम लोग डीवीएमएस में ट्रांजैक्शन को देखते हैं, लगभग सेम है। वहां पर भी कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग था कि पैरेलल में मल्टीपल प्रोसेस को कैसे रन किया जाए, क्योंकि एक प्रोसेस क्या था, डेटाबेस को एक्सेस कर रहा था बार बार, तो मल्टीपल प्रोसेस रन करेंगे तो मल्टीपल प्रोसेस पैरेलल में डेटाबेस को एक्सेस करना चाहेगा, तो वहां भी कुछ प्रॉब्लम आया था, तो वहां भी कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग में सॉल्व किए थे उस प्रॉब्लम को। यहां पर भी क्या है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस पैरेलल में होगा, उसको सॉल्व करने के लिए कॉन्करेंसी कंट्रोलर आएगा। यही चीज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है कि जो डेटा आइटम होता है, जो डेटा है, डेटा कहां पर है भाई, जो डेटाबेस बनाया हुआ है, जैसे एसबीआई बैंक का जैसे हम बात किए थे, क्या है कि एसबीआई बैंक में क्या डेटाबेस बनाया हुआ, जितना भी यूजर है, जितना भी अकाउंट होल्डर है, सबका अकाउंट का डिटेल्स वहां पर है, कितना बैलेंस है, कब कब ट्रांजेक्शन हुआ था, सारा डिटेल्स वहां पर है। बस वही चीज यहां क्या है, डेटा आइटम क्या है, शेयर्ड रिसोर्स है। मतलब क्या, मल्टीपल ट्रांजैक्शन है जो पैरेलल में रन करने के लिए, पैरेलल में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस का एग्जीक्यूशन होने के लिए सेम डेटाबेस को एक्सेस करने वाला है। तो सेम डेटाबेस को अगर पैरेलल में एक्सेस करेगा मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, तो क्या बन गया, शेयर्ड रिसोर्स बन गया हो, ठीक है। तो डेटा आइटम क्या है, एक डेटा आइटम क्या है, शेयर्ड रिसोर्स है। डीएम एलिमेंट, डेटा आइटम एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर डीबी एलिमेंट्स एक्चुअली होगा। एक सेकेंड, डीबी रिक्वायर्ड फॉर मेनी ट्रांजेक्शन, डेटाबेस है जो रिक्वायरमेंट होता है डेटाबेस का बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शेयर्ड रिसोर्स भी हम लोग बोलते हैं। अब डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर सिंपल तरीके से अगर समझा जाए तो जानो कि एक अपार्टमेंट है, ठीक है, एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, मान लो 10 स्टोरी बिल्डिंग है वो, ठीक है, 10 फ्लोर का वो बिल्डिंग है, ठीक है। अब उसमें क्या है, किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को अगर एक्सेस करना है, तो देखेंगे क्या कि अच्छा एक अपार्टमेंट है जिसमें मान लो 2 ब्लॉक बना हुआ है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, तो देखेंगे क्या कि अच्छा ए पार्टिकुलर पर्सन है जो ब्लॉक बी में है, ठीक है, ब्लॉक बी में चले गए। उसके बाद में क्या है, कौन से फ्लोर में रहता है उस फ्लोर में जाएंगे। हो सकता है एक फ्लोर में मल्टीपल फ्लैट्स बना हुआ हो, मान लो 4 फ्लैट बना हुआ है एक फ्लोर में, तो फ्लैट नंबर होगा 401, 402, मान लो 4th फ्लोर ऐसा है, ठीक है, या फिर 7th फ्लोर है तो 701, 702, 703, 704, 4 फ्लैट है, किसी एक पार्टिकुलर फ्लैट में जाएंगे तब वो आदमी मिलेगा। ये आदमी को ढूंढना था तब है, मान लो कोई सामान हम रखे हुए हैं, ठीक है, हम बोल दे कि ये पेन मेरा अपार्टमेंट में ही छूट गया है। पेन कहाँ है भाई, ये कबर्ड में रखा हुआ है, तो उस फ्लैट में जाने के बाद भी मेरा रूम या फिर जहां पर भी हमें कबर्ड में रखे होंगे उस रूम में जाना है, मान लो उस रूम में मल्टीपल कबर्ड है, तो चेक करेगा कि कौन सा कबर्ड में रखा हुआ है पेंसिल, उस कबर्ड में गया, ड्रॉवर को खोला, ये पेंसिल मिल गया। तब जो रीड कर रहा होगा डेटा को, जो बोले कि सॉफ्टवेयर है जो सेंडर के अकाउंट बैलेंस को रीड करेगा, तो सेंडर का अकाउंट बैलेंस कैसे मिलेगा, यही डेटाबेस को एक्सेस करने वाला है। तो ये क्या है, एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर देखो यहां पर दिखेगा, एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर कुछ दिख रहा है यहां पर। इस तरीके से ही डेटाबेस स्टोर्ड होता है सिस्टम में। क्या भाई, पहले मेन है जो डेटाबेस है, अब इस डेटाबेस के अंदर में एक क्या है, अपार्टमेंट हो गया, इसके अंदर में मल्टीपल फाइल्स रहेगा,
मल्टीपल फाइल्स रहेगा। फाइल्स को टेबल भी बोला जाता है, ठीक है। मल्टीपल फाइल्स या मल्टीपल टेबल है, ठीक है। जैसे मल्टीपल फ्लोर बोल सकते हैं अपार्टमेंट वाले केस में, ठीक है। या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो कितना सारा फ्लोर हुआ, ठीक है। तो मल्टीपल फ्लोर हो गया तो क्या है, फाइल्स हो गया। अब एक फ्लोर में क्या है, देखो यहां पर एक फ्लोर में 3 फ्लैट है, एक फ्लोर में 3 फ्लैट है। यहां पर क्या है, किसी और वाले में 2 फ्लैट है। मान लो एकदम टॉप फ्लोर है, वहां 2 ही फ्लैट है भाई। थोड़ा एरिया रखा गया है गार्डनिंग के लिए, गार्डन बनाया हुआ है बाकी के फ्लैट के एरिया में, ठीक है। तो यहां पर क्या है, डिफरेंट फ्लोर्स को क्या है, फाइल बोल रहे हैं। यहां पर एक फाइल में मल्टीपल ब्लॉक्स है, मल्टीपल ब्लॉक है। अब ब्लॉक से ध्यान आ रहा होगा कि अच्छा ब्लॉक सुना सुना लग रहा है। ब्लॉक सुना सुना इसलिए है क्योंकि जब कभी हम लोग हार्ड डिस्क से जो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को कॉपी करते हैं मेन मेमोरी में, तो इंडिविजुअल जो डेटा है वो कॉपी नहीं होता है। कैसे कॉपी होता है, वो पर्टिकुलर डेटा जिस ब्लॉक में है पूरे ब्लॉक को ट्रांसफर करते हैं सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में। ब्लॉक के स्ट्रक्चर में रहता है डेटा स्टोर। हो सकता है एक ब्लॉक में 1000 डेटा रहे, 1000 डेटा है वहां पर, हमको एक डेटा चाहिए तो एक डेटा वहां से नहीं आएगा, पूरा का पूरा ब्लॉक आएगा मेन मेमोरी में। वही ब्लॉक यहां पर है कि एक फाइल है, फाइल में बहुत सारा ब्लॉक है। अब तुम्हारा डेटा किस ब्लॉक में है चेक करो, सर्च कर लो, ठीक है। तो क्या हो गया, इसको ब्लॉक्स या पेजेस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ब्लॉक्स भी बोलेंगे या फिर पेजेस भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब एक ब्लॉक में कितना है, बहुत सारा रिकॉर्ड हो सकता है, बहुत सारा डेटा हो सकता है एक ब्लॉक में। एक ब्लॉक में मल्टीपल डेटा हो सकता है। यहां पर 2 बनाया हुआ है, जैसे एक फाइल में यहां 3 ब्लॉक बनाया हुआ है, कोई जरूरी थोड़ी कि 3 ही होगा, 3000 हो सकता है, बहुत बड़ा फाइल है तो एक फाइल में 3000 ब्लॉक हो सकता है। एक ब्लॉक में यहां पर 2 रिकॉर्ड बनाया हुआ है, हो सकता है एक ब्लॉक में 1000 रिकॉर्ड रहे। तो ये क्या है, सबसे लास्ट में क्या है, रिकॉर्ड है। जो इंडिविजुअल डेटा बोल रहे थे कि सेंडर का अकाउंट डिटेल कहां पर होगा, किसी एक रिकॉर्ड में होगा, किसी एक रिकॉर्ड में होगा। और ये है जो एक आदमी के लिए ही है, अब केवल ये है जो एक आदमी के लिए है। बोलो क्या कि बैंक में एक जो डीवीएमएस है जो स्टोर किया गया है, बस इतना सारा ही अकाउंट है, नहीं, इतना सारा अकाउंट नहीं है। बैंक में क्या है कि जो डेटाबेस है उसमें 1 करोड़ ऐसा फाइल है, मान लो 1 करोड़ फाइल है। एक फाइल में 5 करोड़ ऐसा ब्लॉक बना हुआ है। आप बताओ कितना आगे जाएगा ये, बहुत सारा हो गया, बहुत सारा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं यहां पर। फिर यहां पर एक ब्लॉक में बहुत सारा रिकॉर्ड्स है। इस तरीके से ये सब क्या है, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स है, सबके सब इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिकॉर्ड बोलेंगे। ये क्या है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। हर एक चीज आज जो भी हम बताने वाले हैं, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ट्रांजैक्शन का, कि क्या क्या टर्म हम यूज करने वाले हैं, ये सबका, ये जो कुछ भी बताने वाले हैं, ये सबका यूज आने वाला है। जो क्वेश्चंस कर रहे होंगे अगले क्लास में हम लोग, जो गेट लेवल का क्वेश्चन कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन को कर रहे होंगे, तब सबका यूज आएगा। अभी अगर नहीं समझोगे, आसान लग रहा होगा, अभी ये बहुत ही आसान लग रहा होगा, आसान है भी, लेकिन अगर ये नहीं समझोगे अभी तो आगे हो सकता है मुश्किल लगे। पढ़ाते समय समझ भी जाओ, भूल जाओगे जल्दी। अगर स्टोरी टाइप में को रिलेट करके चीजों को समझ के रखोगे तो बहुत दिन तक रहेगा। मतलब क्या, कब तक चाहिए, कम से कम गेट एग्जाम तक तो चाहिए, कम से कम गेट एग्जाम तक तो याद रहना चाहिए। उसके पहले भूल गए मतलब गेम ओवर, उसके पहले भूलना भी नहीं है,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हम लोग डेटाबेस के स्ट्रक्चर को हम लोग देख लिए। अब देखो क्या क्या टाइप का ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। जैसे हम लोग डीबीएम में सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, अगर सॉफ्टवेयर हम नहीं यूज करते, मान लेते हैं हम सॉफ्टवेयर नहीं यूज करना चाहते हैं, हम जो ये डीबीएम में जो ट्रांजेक्शन एंड करेंसी कंट्रोलर है, ये क्या है, डीबीएम में सॉफ्टवेयर का फंक्शन है। डीबीएम में सॉफ्टवेयर में फंक्शन दिया हुआ है। मान लो कोई बैंक बोले क्या कि ना हमको नहीं चाहिए, डीबीएम में सॉफ्टवेयर चाहिए ही नहीं, हम डायरेक्टली मैनेज कर लेंगे, तो क्या करेगा बैंक? अब क्या करने वाला है, तो क्या करने वाला है, एक होता है हाई लेवल कनकरेंसी कंट्रोल। हाई लेवल कनकरेंसी कंट्रोल, मान लो एक बैंक है जो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, इस तरीके से अपने ट्रांजैक्शंस को हैंडल करना चाह रहा है, वो डीबीएम में सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहा है, वो इस तरीके से ट्रांजैक्शन को हैंडल करना चाह रहा है। क्या प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाला है, एक बार एकदम अच्छे से बारीकी से हम बताएंगे, एक बार समझो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आने वाला है। ठीक है, हाई लेवल कनकरेंसी कंट्रोल को हम लोग टॉप लेवल ऑफ एबव ट्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हाई लेवल है, ये जो ट्री था मेरा डेटाबेस का, उसमें ऊपर वाले लेवल में ही काम करना। जैसे क्या हम एक्सेस करना चाहते हैं एक पार्टिकुलर रिकॉर्ड R1 को। क्यों करना चाहते हैं एक्सेस? क्योंकि एक ट्रांजैक्शन मेरे पास में ऐसा आया हुआ है जिसमें अकाउंट होल्डर का डिटेल है जो इसी R1 रिकॉर्ड में है, इसलिए हम R1 में रीड और राइट ऑपरेशन करना चाहते हैं। मतलब क्या है, हम एक्सेस करना चाहते हैं R1 रिकॉर्ड को। ठीक है, अब R1 रिकॉर्ड को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो पैरेलल में R1 को कोई और एक्सेस ना करे। मतलब क्या है, कोई और ट्रांजैक्शन एक्सेस ना कर ले, क्योंकि हो सकता है हम रीड कर रहे हैं, कोई और ट्रांजैक्शन भी रीड कर रहा है अगर सेम रिकॉर्ड को, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल ट्रांजैक्शन पैरेलल में रीड कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राइट अगर करना चाहेगा तब प्रॉब्लम है। चाहे कोई एक राइट करना चाहे कि एक रीड कर रहा है, एक T1 ट्रांजैक्शन है जो रीड करना चाह रहा है इस R1 रिकॉर्ड को, T2 ट्रांजैक्शन है जो रीड करना चाह रहा है R1 रिकॉर्ड को, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर T1 है जो रीड करना चाह रहा है, T2 है जो राइट करना चाह रहा है, तब प्रॉब्लम आएगा। या फिर T1 है जो राइट करना चाह रहा है, T2 है जो रीड करना चाह रहा है, तब प्रॉब्लम आएगा। कोई एक अगर राइट करना चाह रहा है तब प्रॉब्लम आएगा, या फिर दोनों ही राइट करना चाह रहा है फिर भी प्रॉब्लम आएगा। एटलीस्ट वन राइट ऑपरेशन होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। केवल और केवल रीड ऑपरेशन है तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि रीड मतलब क्या है, डेटा को मॉडिफाई तो करता नहीं है। रीड में, रीड ऑपरेशन में डेटा को मॉडिफाई तो करता नहीं है, जो है उसको बस रीड कर लिया बस। प्रॉब्लम आता है कब, जब मॉडिफिकेशन होता है डेटा का, मतलब क्या, राइट ऑपरेशन होता है, तब जाकर प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड को अगर एक ट्रांजैक्शन राइट करना चाह रहा है, T1 ट्रांजैक्शन अगर राइट करना चाह रहा है और उसी टाइम में T2 ट्रांजैक्शन भी रीड करने के लिए आ जाए, या फिर T2 ट्रांजैक्शन राइट करने के लिए आ जाए, तो प्रॉब्लम होगा। तो हाई लेवल कनकरेंसी कंट्रोलर जो है, यहां पर देखो हाई लेवल कनकरेंसी कंट्रोलर क्या है, ये काम क्या करेगा कि कनकरेंसी को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि अगर एक भी राइट ऑपरेशन है, उस पर्टिकुलर शेयर्ड रिसोर्स को, ये क्या है, एक रिसोर्स ही तो है, शेयर्ड रिसोर्स है। क्यों भाई? क्योंकि इसको T1 भी एक्सेस करना चाह रहा है और T2 भी एक्सेस करना चाह रहा है, इसलिए इसको शेयर्ड रिसोर्स हम लोग बोल रहे हैं। मल्टीपल ट्रांजैक्शन है जो इस पर कुछ काम करना चाह रहा है, चाहे रीड करना चाहे चाहे राइट करना चाहे। रीड करेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई एक भी राइट करेगा तब प्रॉब्लम आएगा। कैसे प्रॉब्लम आएगा हम बताएंगे, कैसे प्रॉब्लम आएगा, क्या प्रॉब्लम आने वाला है, वो सब कुछ हम बताएंगे, विथ एग्जाम्पल हम बताने वाले हैं। अभी जानो कि राइट में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि अगर T1 ट्रांजैक्शन पहले इसको एक्सेस करना स्टार्ट कर दिया,
तो T1 ट्रांजेक्शन जैसे ही स्टार्ट किया और T2 ट्रांजेक्शन भी इसको एक्सेस करना अगर चाह रहा है तो T2 को हम रोक के रखेंगे। क्या भाई, क्या अभी नहीं एक्सेस कर सकते हो? R1 अभी बिजी है T1 ट्रांजेक्शन के साथ में। इस T2 ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे? रोक कर रखेंगे। कब तक? जब तक T1 ट्रांजेक्शन है जो R1 को यूज करके अपना काम करके इसको बोल दे कि फ्री हो, अब तुम, मेरा काम हो गया, तुम फ्री हो, तुम जाओ किसी के साथ। अब जब तक T1 ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाए, अब कंप्लीट होगा जब T1 ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा तो अब तक जो R1 को यूज कर रहा था क्या बोलेगा अब कि अब तुम जाओ, फ्री है। तो क्या करेगा? T2 ट्रांजेक्शन आया, इसको अब एक्सेस कर लिया। यही काम होना है, बेसिक वर्क यही होना है मल्टीपल ट्रांजेक्शन वाले केस में। ठीक है, तो यहां पर देखो हाई लेवल कंकरेंसी कंट्रोलर क्या करेगा। हाई लेवल करने क्या वाला है, मान लो एक हम लोग के पास में एक ट्रांजेक्शन है जिसमें मान लो सीक्वेंस ऐसा दिया हुआ है। क्या भाई? अपडेट करना है R1 को अपडेट करना है। मतलब क्या है? R1 जो रिसोर्स अभी हम देख रहे थे उसमें राइट करना है कुछ। तो हाई लेवल कंकरेंसी कंट्रोलर क्या किया कि लॉक कर दिया फाइल F1 को। क्यों फाइल F1 को लॉक किया? क्योंकि इसको पता है क्या कि F1 में ही तो R1 है। तो अभी हम क्या बोले कि अगर T1 है जो R1 को यूज कर रहा है उस टाइम में कोई और यूज नहीं कर सकता है। तो देखा क्या हाई लेवल कंकरेंसी कंट्रोल क्या देखा कि अच्छा R1 है जो कहाँ है भाई, फाइल F1 में है ना, ठीक है, इस पूरे को लॉक करके रखो जब तक कि T1 है जो अपना काम इसे कंप्लीट न कर ले। तो कोई प्रॉब्लम आएगा क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एकदम आराम से ट्रांजेक्शन होगा स्मूथली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ट्रांजेक्शन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। हो सकता है इफिशियंसी घट रहा हो। कैसे घट रहा हो? अब एक चीज बताओ, R1 को तो T1 यूज कर रहा था। T1 मान लो एक T4 है जो R3 को यूज करना चाह रहा था। R1 अलग है, R3 अलग है, दोनों में रीड और राइट पैरेलल में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाई लेवल कंकरेंसी कंट्रोलर क्या किया कि जब T1 एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया था इस पूरे फाइल को लॉक कर दिया है। अब जो T4 है जो R3 को एक्सेस करना चाह रहा है ये तो नहीं कर पाएगा। इसको रुकना होगा कब तक? जब तक T1 कंप्लीट ना हो जाए। रुकना होगा। रुकना जरूरी था क्या? नहीं जरूरी था, जरूरी था ही नहीं। T4 को रोकने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं था। क्यों नहीं रिक्वायरमेंट था? इसका सिंपल रीजन देखो क्या है कि T4 है जो R3 में कुछ चेंज करना चाह रहा है। R1 है जो T1 के पास है। R3 तो फ्री है ना, R3 में काम करने दो, क्या दिक्कत है? एक अपार्टमेंट में अगर मान लो 5th फ्लोर है, 5th फ्लोर में 4 फ्लैट है, एक फ्लैट में कुछ काम चल रहा है, तुम ऐसा थोड़ी बोल दो कि अच्छा पूरे फ्लोर को ही सील कर दो। क्यों पूरे फ्लोर को क्यों करोगे भाई? जिस फ्लैट में काम चल रहा है उसको सील करो, अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 3 फ्लैट में आदमी आना जाना चाहिए, मतलब बाकी 3 फ्लैट को यूज होना चाहिए। जिसका फ्लैट है यूज करेगा अपना। समझ रहे हो बात को? यहां पर क्या किया है हाई लेवल कंकरेंसी कंट्रोलर, क्या किया है पूरे फ्लैट को सील कर दिया। मतलब 4 फ्लैट है एक फ्लोर में, पूरे फ्लोर को सील कर दिया है। या फिर ऐसा मान लो हो जाए कि एक फ्लैट में कुछ काम चल रहा है, 10 स्टोरी बिल्डिंग है, 10 मंजिला बिल्डिंग है, 10 फ्लोर का बिल्डिंग है,
पूरे अपार्टमेंट को सील कर दिया। अरे क्या चीज है? एक फ्लैट में काम कर रहे हो तुम, पूरे अपार्टमेंट को क्यों सील कर रहे हो? पूरे अपार्टमेंट को सील करने का मतलब है क्या? तुम फालतू का डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो बाकी लोगों के लिए। क्योंकि 10 स्टोरी बिल्डिंग है, कितना सारा आदमी रह रहा होगा, सब में 4-4 अगर लेते हैं फ्लैट, सब फ्लोर में टोटल 40 फ्लैट हुआ, काम एक में चल रहा है। 39 फ्लैट्स का जो आदमी है वो कहां जाएगा? वो रुका रहेगा तब तक। इसका मतलब क्या है? इफिशियंट यूज नहीं हो रहा है, इफिशियंट यूज नहीं हो रहा है। तो हाई लेवल कनकरेंसी कंट्रोल क्या है? आसान है करना, करना कोई मुश्किल नहीं है, आसान चीज है। सिंपल तरीके से एग्जीक्यूशन होगा इसका कि भाई R1 को यूज करना है, पूरे फाइल को लॉक कर दिए, आसान है। फिर कोई यूज करने आएगा R3 को, पूरे फाइल को लॉक कर दिए। इसको हैंडल करना आसान है, हाई लेवल कनकरेंसी कंट्रोलर को हैंडल करना आसान है, लेकिन इफिशियंसी कम है। तो एडवांटेज क्या हो गया इसका? हाई लेवल कनकरेंसी कंट्रोलर का एडवांटेज क्या हो गया? इजी टू एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूशन है जो इजी है इसका, लेकिन इफिशियंट नहीं है। लेस डिग्री ऑफ कनकरेंसी इसको बोलते हैं कि पैरेलल में बहुत कम ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, कनकरेंसी बहुत कम रहेगा। कनकरेंट का मतलब क्या है? कि पैरेलल में एग्जीक्यूशन होना। लेस डिग्री ऑफ कनकरेंसी मतलब क्या है? इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ डेटाबेस, या फिर पूरा सिस्टम ही बोल लो, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम। सिंपल सोचो, अगर कंप्यूटर में काम कर रहे हो तुम चाहते हो क्या कि किसी एक फाइल को रीड करना है। तुम एक डिस्क में जाओगे, कोई ड्राइव में गए हो, उसमें कोई फाइल बना होगा, उसमें इंटरनल फाइल होगा, उसमें से किसी एक को रीड करना चाहते हो, ठीक है? उसको रीड करने के लिए ओपन कर लिए हो, छोटा स्क्रीन में कर लिए मिनिमाइज करके। अब पैरेलल में तुम चाह रहे हो कि अब एक गाना भी सुन लेते, और गाना भी कहाँ है? उसी ड्राइव में है, सेम ड्राइव में है। इसका होता है ऐसा रहता है ना, CDEF ऐसा करके ड्राइव बना होता है। मान लो D ड्राइव में जो रीड करने वाले हैं डॉक्यूमेंट, जो PDF फाइल है वो भी वहां पर ही है। D ड्राइव में ही मेरा सॉन्ग भी है। हम रीड करना चाह रहे हैं, सॉन्ग सुनते सुनते रीड करेंगे। जैसे ही हम D ड्राइव में गए सॉन्ग सुनने के लिए, सिस्टम ओपन नहीं होने दे रहा है। सिस्टम क्या मैसेज क्रिएट कर रहा है? जैसे ही क्लिक करते हैं ओपन करने का, फिर से हम, सिस्टम क्या मैसेज दे रहा है हमको कि दिस फाइल, दिस गिवन ड्राइव इज यूज्ड बाय सम अदर, मतलब कुछ ऐसा बोल सकते, सम अदर ऐप या फिर कुछ भी, कोई और यूज कर रहा है, तुम नहीं यूज कर सकते हो। अभी प्रॉब्लम है, इसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन तो हुआ नहीं सिस्टम का। बस यही चीज यहां प्रॉब्लम आएगा। करना आसान है, हाई लेवल कनकरेंसी कंट्रोल कोड एग्जीक्यूट करना आसान है, लेकिन डिग्री ऑफ कनकरेंसी बहुत ही कम है। मतलब क्या है? अंडर यूटिलाइजेशन रहेगा। ये क्या है? अंडर यूटिलाइजेशन होगा। हम लोग क्या चाहते हैं? सिस्टम फास्ट हो, जल्दी काम करे, पैरेलल में जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस रन करे, मतलब पैरेलल में जितना ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो, हम लोग यही चाहते हैं। यहां हो क्या रहा है? यहां बहुत ही स्लो काम कर रहा है, ठीक है? तो यही चीज देखो, इसका एग्जांपल है क्या कि R1 को अपडेट करना है, तो क्या किया? फाइल F1 को लॉक कर दिया, ठीक है? अब यहां अपडेट करना है R5 और R6 को, ठीक है? देखो यहां पर R5 है, R6 है, दोनों F1 में है, फिर से F1 को ही लॉक कर दिया, ठीक है? उसके बाद में क्या है? R1, R2, R3, R4 सबको यहां पर यूज करना है, ठीक है? सबको, सब में राइट ऑपरेशन करना है, अपडेट करना है सबके सब रिकॉर्ड को। R1 से R6 तक कहां पर है? देखो R1 से लेकर R6 तक इसी फाइल में है, तब भी पूरे फाइल को लॉक किया। जब सबको यूज कर रहे हैं
तब अगर फाइल को लॉक किया तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, क्योंकि ऐसे भी कोई रिसोर्स खाली है नहीं, कोई और ट्रांजेक्शन ऐसे भी एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता है। अब सही लग रहा है। लेकिन केवल R1 R2 को अगर यूज करना है तो इसको लॉक कर दिए तो ये सब तो फालतू में लॉक हो गया है ना, यहां प्रॉब्लम है। करना क्या चाहिए था, इसको करना क्या चाहिए था? करना चाहिए था इफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए क्या, कि जब R1 को किया जा रहा है, जब R1 को यूज करना है तो केवल R1 को ही लॉक करता। जब R1 R2 दो को यूज करना है तो इसको एक बार लॉक किए, इसको एक बार लॉक किए, उससे अच्छा क्या था कि दोनों को जब करना है तो B1 को ही लॉक कर लो, क्योंकि B1 में ही दोनों तो है। अकेला R1 को जब करना है तो केवल R1 को लॉक करो। जब R1 R2 दोनों को अगर यूज करना है, कोई ट्रांजेक्शन में दोनों यूज हो रहा है, तो ये दोनों कहां पर है भाई? B1 में है। B1 में कोई और है रिकॉर्ड? नहीं, B1 में कोई और रिकॉर्ड है ही नहीं, तो B1 को लॉक कर दो। अगर सब के सब रिकॉर्ड को यूज करना है तो इसको एक बार लॉक किए, एक बार इसको लॉक किए, एक बार, इतना सारा जो लॉक करेंगे हम लोग, इतना सारा लॉक करेंगे, इससे अच्छा क्या है कि सब के सब कहां पर है? F1 में है। और F1 में कोई और रिकॉर्ड भी है क्या? ये सब को छोड़कर नहीं, ये सब को छोड़कर और कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। तब क्या है? F1 को लॉक करो। होना ये चाहिए था, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? केवल R1 को भी यूज करना है तो इस पूरे फाइल को लॉक कर दिया, R1 R2 को करना है तो फिर भी इस पूरे फाइल को लॉक कर दिया, सबको यूज करना है फिर भी इस पूरे फाइल को लॉक कर दिया। तो अंधा कानून जैसा काम कर रहा है। समझ रहे हो बात को? बस यही चीज यहां पर था। तो ये क्या है? रिसोर्स मतलब क्या हो गया? फाइल। ठीक है, रिसोर्स मतलब फाइल क्यों बोल रहे हैं यहां पर? हाई लेवल कंकरेंसी कंट्रोलर में रिसोर्स मतलब फाइल क्यों बोल रहे हैं? तो सिंपल देखो, R1 को अगर करना है तब फाइल को लॉक कर दिए, ये दोनों करना है फिर भी फाइल को ही लॉक किए, ये सबको करना है फिर भी फाइल को ही लॉक किए। मतलब क्या है? हर एक केस में फाइल को ही लॉक कर रहे हैं। तो हाई लेवल कंकरेंसी कंट्रोलर के लिए रिसोर्स कौन है? फाइल हो गया। इंडिविजुअल रिकॉर्ड को ये देख ही नहीं रहा है, ये रिकॉर्ड को रिसोर्स मान ही नहीं रहा है। ये क्या बोल रहा है कि अच्छा R1 को यूज करना है ना, तो कौन सा रिसोर्स लॉक करना होगा भाई? तो R1 को रिसोर्स नहीं मान रहा है, ये मान रहा है कि ये F1 ही मेरा रिसोर्स है, पूरा मिलकर एक रिसोर्स है मेरे लिए। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। रिसोर्स का मतलब यहाँ क्या है? फाइल है। रिकॉर्ड लेवल सेपरेशन नोट देयर। हर एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड के लिए सेपरेशन नहीं है यहाँ पर। ये ड्रॉबैक है हाई लेवल कंकरेंसी कंट्रोलर का। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया? लेस डिग्री ऑफ कंकरेंसी। पैरेलल में लेस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है जो एग्जीक्यूट कर रहा होगा। ठीक है, एडवांटेज इसका क्या है? लेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉक मैनेजमेंट। मतलब लॉक करना आसान है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा? ये कर क्या रहा है? एक फ्लैट में कुछ काम करना है, पूरे अपार्टमेंट को ही सील कर दिया, कोई दिमाग नहीं लगाना है, तो आसान हो गया ना करना। सामने वाले बहुत सारा जो आदमी है और भी रहने वाला उस अपार्टमेंट में, उसको प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जो सील कर रहा है उसके लिए तो आसान है। ठीक है, तो ये करना है, हाई लेवल कंकरेंसी कंट्रोलर को एग्जीक्यूट करना आसान है, यही इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? लेस डिग्री ऑफ कंकरेंसी होगा यहां पर। ये समझ में आ रहा है कि पैरेलल में लेस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से जो रन करेगा यहां। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं क्या? लो लेवल कंकरेंसी कंट्रोलर। इसको बोलते हैं बॉटम ऑफ एबव ट्री भी बोलेंगे। जिस तरीके से हाई लेवल क्या था? टॉप लेवल ऑफ एबव ट्री। मतलब इस ट्री का टॉप लेवल क्या था? यही फाइल ही था। तो हाई लेवल कंकरेंसी कंट्रोलर इस तरीके से काम करेगा कि फाइल को लॉक कर देता है कोई भी काम के लिए। इसमें क्या हो रहा था? लॉक करना तो आसान था, लेकिन
लॉक करना आसान होने के बावजूद में इफिशियंट यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, अंडर यूटिलाइजेशन था। क्यों? लेस डिग्री ऑफ कंकरेंसी था। एक प्रॉब्लम आ रहा था किसमें? हाई लेवल कंकरेंसी कंट्रोलर में। लो लेवल कंकरेंसी कंट्रोलर क्या करेगा? बॉटम को देखेगा, बॉटम ऑफ द ट्री। किस क्या भाई? R1 को अगर यूज करना चाह रहे हो तो R1 को लॉक कर दिए। अगर R1 R2 दोनों को अगर यूज करना चाह रहे हो, इसको एक बार लॉक किए, इसको एक बार लॉक किए, 2 बार लॉक करना पड़ा है। जबकि होना क्या चाहिए था कि R1 और R2 एक ही ब्लॉक में है तो सीधा ब्लॉक को ही लॉक कर लो, एक बार ही लॉक लगेगा। मान लो R1 R2 से लेकर R6 सबको यूज करना है तो एक बार R1 को लॉक करो, फिर R2 को लॉक किए, इसको सबको इंडिविजुअली जो लॉक करने जा रहे हैं किसमें? लो लेवल कंकरेंसी कंट्रोलर में। ये क्या करेगा? हर एक रिकॉर्ड को इंडिविजुअली जाकर लॉक करेगा। ये भी एक तरह का अंधा ही है। अरे जितना ज्यादा रिसोर्स को इंडिविजुअली काम करने जाओगे उतना काम करना मुश्किल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा वो काम। यहां लॉक मैनेजमेंट है क्या? ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। किसमें? लो लेवल कंकरेंसी कंट्रोलर में लॉक मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। डिग्री ऑफ कंकरेंसी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डिग्री ऑफ कंकरेंसी क्या? हाई मतलब हाईयर डिग्री ऑफ कंकरेंसी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह लॉक मैनेजमेंट, लॉक करना इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को, ये मुश्किल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ये काम ऐसे ही करता है। क्योंकि चाहिए क्या था? जब सबको यूज करना है, सबके सब है जो फाइल F1 में है और ये सब के अलावा कोई और रिकॉर्ड है नहीं F1 में, तो सीधा F1 को ही लॉक करो ना। ये सबको इतना बार लॉक करने जाओगे फिर सबको अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक भी तो करोगे बाद में जो ट्रांजेक्शन कोई आएगा उसके लिए। ऐसा थोड़ी है कि लॉक करके छोड़ दिए। अब अपार्टमेंट में, एक फ्लैट में रिपेयरिंग काम करना है तो पूरे अपार्टमेंट को लॉक करके छोड़ दिए, चले गए घूमने, या फिर एक एक फ्लैट को ही लॉक करके छोड़ दिए। अरे रिपेयरिंग जब ओवर हो जाएगा तब तो ओपन करोगे यूज करने के लिए, आदमी आए तो यूज करे। वही चीज यहाँ, और कोई ट्रांजेक्शन आएगा तो उसका यूज करेगा। अनलॉक भी तो करना है। तो इतना सारा लॉक और अनलॉक करना मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है। तो लो लेवल कंकरेंसी कंट्रोलर में यही प्रॉब्लम है कि मैनेज करना मुश्किल है, डिग्री ऑफ कंकरेंसी हाई है। हाई लेवल कंकरेंसी कंट्रोलर में क्या था? लॉक करना आसान था, लेकिन लेस डिग्री ऑफ कंकरेंसी था। किसमें? हाई लेवल कंकरेंसी कंट्रोलर में, ठीक है। लो लेवल में क्या हो गया भाई? एडवांटेज क्या है? मोर डिग्री ऑफ कंकरेंसी होगा, लेकिन टू कॉम्प्लेक्स टू मैनेज लॉक्स, ह्यूज नंबर ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि ये रिसोर्स किसको मान रहा है? रिकॉर्ड को मान रहा है, ठीक है। ये रिसोर्स किसको मान रहा है? एक एक रिकॉर्ड को, हर एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड को ये रिसोर्स मान रहा है। ये काम कैसे किया? जैसे पहला R1 को लॉक करना था, R1 को यूज करना है तो R1 को लॉक किया, R5 R6 तो सबको लॉक किया, S R1 R2 R3 इतना सबको करना है, ये सबको इंडिविजुअली जाकर ये लॉक कर रहा है। मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स ज्यादा है। एक बार लॉक करो, एक बार अनलॉक करो, सबको इंडिविजुअली जाकर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड लेवल सेपरेशन अवेलेबल। इसमें क्या है कि हर एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड के लिए सेपरेशन है इसके पास में, कौन सा रिकॉर्ड को यूज करना है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या हो रहा था? कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें है, मैनेज करना है मुश्किल है। डिग्री ऑफ कंकरेंसी हाई है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या? लो लेवल कंकरेंसी कंट्रोलर में भी प्रॉब्लम है, हाई लेवल कंकरेंसी कंट्रोलर में भी प्रॉब्लम है। अब बैंक वाला समझ गया क्या कि अच्छा ये हमसे काम नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा, डायरेक्टली हम करने जाएंगे तो या तो बहुत कम कस्टमर को हम एक साथ में सर्विस दे सकते हैं,
बहुत कम कस्टमर को दे सकते हैं सर्विस, या फिर अगर ज्यादा कस्टमर को सर्विस देना है तो ज्यादा मैन पावर मेरे पास में चाहिए, ज्यादा आदमी चाहिए मैनेज करने के लिए, कोई कॉम्प्लेक्स ज्यादा है, हर एक इंडिविजुअल को हम देना चाह रहे हैं सर्विस, तो इसके लिए डीवीएमएस सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हुआ। डीवीएमएस क्या करेगा, एकदम दिमाग लगाकर खेलेगा, ये एकदम दिमाग लगाकर खेलेगा। कैसे खेलेगा भाई, R1 रिकॉर्ड को करना है एक्सेस, R1 को लॉक कर दिया, R1 और R2 दोनों को अगर यूज करना है, देखा क्या कि ये दोनों B1 में ही तो है, केवल B1 को लॉक करेंगे, ऑटोमेटिकली दोनों लॉक हो गया। मान लो ऐसा है R1, R2, R3, R4, R5, R6, ये सबको अगर यूज करने जा रहा है तो क्या देखा कि ये सबके सब F1 में ही है, एक बार F1 को लॉक किया, काम खत्म। इसलिए डीवीएमएस क्या हो गया, जैसे हाई लेवल कनकरेंसी कंट्रोलर है, जो हाई लेवल कनकरेंसी कंट्रोलर क्या है, टॉप लेवल को मैनेज कर रहा है, मतलब क्या है, डायरेक्टली फाइल को रिसोर्स समझ रहा है। लो लेवल क्या है, रिकॉर्ड को रिसोर्स समझ रहा है, ऊपर वाला को रिसोर्स समझता ही नहीं है लो लेवल। हाई लेवल क्या है, ऊपर वाला को ही रिसोर्स समझता है। डीवीएमएस क्या करेगा, सबको दिमाग लगाकर, अगर ये दोनों को एक्सेस करना है तो इसको रिसोर्स समझ लिया, अगर ये सबको एक्सेस करना है तो इसको रिसोर्स समझ लिया। इसमें क्या हो गया, मैनेज करना भी आसान हो गया और डिग्री ऑफ कंकरेंसी भी हाई हो गया, दोनों काम हो गया, स्पीड भी है और टाइम भी बच रहा है, मतलब स्पीड भी है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है काम करना। इसलिए डीवीएमएस इंपॉर्टेंट है, और डीवीएमएस में ये फंक्शन है ट्रांजैक्शन का, तो ट्रांजैक्शन टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब समझ में आ रहा हो, थोड़ा लग रहा हो कि अच्छा ट्रांजैक्शन क्या टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी डाउट है सब कुछ क्लियर होगा, हर एक चीज हम बताने वाले हैं, एकदम आराम से समझो, कंप्लीट लेक्चर देखना, एकदम स्टार्टिंग से एंड तक हर एक चीज समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर चाहो क्या कि थोड़ा सा यहाँ देख लिए, फिर कोई किताब से पढ़ लेते हैं, फिर कहीं और नोट से पढ़ लेते हैं, अगर 4 जगह पढ़ोगे प्रॉब्लम आएगा। कोशिश करो कोई एक जगह कंप्लीट पढ़ाई करने का, कोशिश यही करना है। लर्निंग का प्रोसेस ही यही है कि जहां भी हम कर रहे हैं कंप्लीट कर रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग टू एंड। ठीक है, ये समझ में आ गया हाई लेवल कैसे काम करेगा, क्या प्रॉब्लम है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, लो लेवल कैसे काम करेगा, क्या एडवांटेज है इसका, क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, एडवांटेज क्या था, मोर डिग्री ऑफ कंकरेंसी, डिसएडवांटेज क्या था, टू कॉम्प्लेक्स टू मैनेज लॉक्स। क्यों भाई, ह्यूज नंबर ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पर रहेगा। डीवीएमएस कंकरेंसी कंट्रोलर देखो क्या किया था, क्या दिमाग लगाया, एकदम सॉलिड दिमाग लगाकर खेल रहा था। ये क्या किया, R1 को लॉक करना है तो केवल R1 को लॉक कर दिए। अब क्या R1 R2 दोनों था, या फिर देखो B3 है ना, B3 को लॉक किया, मतलब क्या है, अच्छा R5 R6 था, यहाँ पर देखो दूसरा ट्रांजेक्शन में क्या था, R5 R6, तो B3 को लॉक कर दिया। ये यहाँ पर देखो ये क्या किया है, B3 ऑफ F1 को लॉक कर दिया। जब सारे रिकॉर्ड्स F1 का सारा रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है तो F1 को लॉक कर दिया। दिमाग लगा के इसको क्या बोलेंगे, मल्टी लेवल कंकरेंसी कंट्रोलर। जैसे हाई लेवल में टॉप लेवल था, लो लेवल में बॉटम लेवल था, ये क्या है, मल्टी लेवल कंकरेंसी कंट्रोलर। ये किसी को भी लॉक कर सकता है। ए ट्री में एक ट्री जो है टॉप टू बॉटम गया है, उसमें किसी को भी लॉक कर सकता है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल कंकरेंसी कंट्रोलर। ठीक है, डीवीएमएस कंकरेंसी कंट्रोलर का क्या इंपॉर्टेंस है समझ में आ रहा है, क्या बेनिफिट होगा इसको यूज करने से, कैसे यूज होगा, सब कुछ आगे बताने वाले हैं। बहुत सारा क्वेश्चंस देखने वाले हैं। लगभग ये टॉपिक में अगर रफली देख लें तो 10 से 12 घंटा हम देने वाले हैं। 10 से 12 घंटा इसमें टाइम देंगे, एकदम आराम से पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन आता है, तो स्किप करना कोई सॉल्यूशन नहीं है।
ठीक है, लगभग हमेशा क्वेश्चन आता है, इसलिए 10 से 12 घंटे यहाँ रफली रहेगा। उसमें हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, अलग चीज है, लेकिन कोशिश में रहेगा 10-12 घंटा रहे, ताकि सब टॉपिक को कवर कर ले हम अच्छे से, विथ एग्जाम्पल्स, विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम लोग यहाँ कर ले। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहां पर देखो क्या है, डीबीएमएस कंकरेंसी कंट्रोलर में क्या है, मोर डिग्री ऑफ कंकरेंसी विथ लेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉक मैनेजमेंट। डिग्री ऑफ कंकरेंसी भी हाई है और लॉक को मैनेज करना भी आसान है, लॉक को मैनेज करना भी आसान है और डिग्री ऑफ कंकरेंसी भी हाई है, मतलब पैरेलल ट्रांजैक्शंस भी बहुत सारा हो रहा है और आसान तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो डीबीएमएस कंकरेंसी कंट्रोलर ये काम करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या जो ट्रांजैक्शन है उसमें क्या क्या मेन ऑपरेशन क्या क्या होता है। तो मैं स्टार्टिंग आज जब किए थे, इस लेक्चर के स्टार्टिंग जब हम कर रहे थे, उसमें हम क्या बताए, क्या क्या टाइप ऑफ ऑपरेशन होने वाला है। एक रीड ऑपरेशन हो रहा था जो कि अकाउंट डिटेल को फेच कर रहा था, एक्सेस कर रहा था। एक राइट ऑपरेशन था जो अकाउंट डिटेल्स को मॉडिफाई कर रहा था, अकाउंट डिटेल्स को मॉडिफाई भी किया जा रहा था, रीड कर रहा था और राइट कर रहा था। मेनली यही ऑपरेशन हो रहा था वहां पर ट्रांजैक्शन में, बस वही चीज यहाँ पर क्या है, मेन ऑपरेशंस इन ट्रांजैक्शन इज क्या है, अच्छा इज नहीं आर कर लो, ठीक है। मेन ऑपरेशंस इन ट्रांजैक्शन आर क्या है, रीड ऑपरेशन, किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड ए है उसको रीड करना, राइट ऑपरेशन, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड ए का डेटा को मॉडिफाई करना, डेटा को मॉडिफाई करना। जैसे राइट हम कर रहे थे कि जो सेंडर है उसके अकाउंट से 1000 माइनस करके लिखना है, क्या किया 5000 माइनस 1000 4000 लिख दिया। मतलब क्या है, पहले 5000 बैलेंस था, अब 4000 हो गया, हम क्या किए अपडेट कर दिए, मॉडिफाई कर दिए उसके डेटा को, इसको क्या बोलेंगे राइट ऑपरेशन है। तो रीड और राइट दो ऑपरेशन मेनली यहां काम कर रहा होगा। ठीक है, एक रीड ऑपरेशन हो गया, राइट ऑपरेशन हो गया। ए क्या है भाई, ए है डेटा आइटम जिस पर रीड और राइट किया जा रहा था। जैसे सेंडर का अकाउंट डिटेल, उस सेंडर का अकाउंट डिटेल क्या है, एक डेटा आइटम हो जाएगा ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तब आराम से समझो, सब कुछ समझ में आएगा। अब देखो कि जो ऑपरेशन है रीड और राइट, जो परफॉर्म कैसे होता है, रीड और राइट ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म होता है। क्या ऐसा है कि रीड करना है रीड कर लो एक बार में, राइट करना है राइट कर दिए। इंटरनली अगर रीड ऑपरेशन के अंदर में जाएंगे, रीड ऑपरेशन तो एक टर्म यहां पर है रीड ए, लेकिन इसके अंदर जब जाएंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, बहुत सारा लाइन। सेम राइट में भी जाएंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, बहुत सारा लाइन। ये इंटरनली कैसे काम कर रहा है, अब इसको एक बार हम लोग देखेंगे इंटरनली काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो देखो रीड ऑफ ए का मतलब क्या है, एक और चीज हम बताए थे, क्या एक और चीज हम क्या बताए थे कि सिस्टम कभी भी सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को रीड और राइट नहीं करता है। कहां करेगा भाई, मेन मेमोरी से। मतलब क्या, किसी पर्टिकुलर डेटा को अगर रीड करना है और वो डेटा प्रेजेंटली अगर सेकेंडरी मेमोरी में है, तो क्या करना होगा, सेकेंडरी मेमोरी से उस डेटा को लाना होगा मेन मेमोरी में, उसके बाद ही हम रीड कर सकते हैं। पहले सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ट्रांसफर करना होगा उस डेटा को, तब है जो हम लोग का सिस्टम, हम लोग का सीपीयू उसको रीड करेगा, क्योंकि रीड और राइट तो सीपीयू करने वाला है। सॉफ्टवेयर है जो कमांड दे रहा है, सॉफ्टवेयर जो काम करे, मान लो डीबीएम में सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर बोल रहा है कि इसको अभी रीड करो, तो रीड करेगा कौन, रीड करेगा सीपीयू।
सॉफ्टवेयर बोल रहा है कि अब राइट करो, तो राइट करेगा कौन? राइट करेगा सीपीयू। सीपीयू को डेटा चाहिए कहाँ? मेन मेमोरी में चाहिए। क्यों चाहिए? सीपीयू का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, सेकेंडरी मेमोरी का स्पीड बहुत ही कम होता है। अगर सेकेंडरी मेमोरी से रीड राइट करना चाहेगा तो सीपीयू को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा। मतलब क्या है? इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा। ये सारा कुछ पहले भी बताए हैं, ठीक है? कहां पर बताए थे? ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारा चीज आया था। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारा कुछ आया है, रीड और राइट करने का प्रोसेस है जो। मतलब क्या है रीड राइट करने का प्रोसेस? क्या है कि सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जो ट्रांसफर हम लोग करते थे, ठीक है? कि मतलब सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी से क्यों नहीं रीड कर ले रहा है, इसका रीजन समझ में आ गया, ठीक है? स्पीड बहुत कम होता है सेकेंडरी मेमोरी का, इसलिए मेन मेमोरी का स्पीड है जो सेकेंडरी मेमोरी से बहुत ज्यादा होता है, सीपीयू से कम है। मेन मेमोरी का स्पीड है जो सीपीयू से कम है, फिर भी सेकेंडरी मेमोरी से तो बहुत ज्यादा है। कम टाइम अगर मेन मेमोरी को यूज करेंगे तो थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा सीपीयू को। सेकेंडरी मेमोरी से करेंगे तो सीपीयू को बहुत ज्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है, इसलिए मेन मेमोरी का हम लोग यूज करते हैं ताकि कम वेट करना पड़े सीपीयू को, सीपीयू का सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? और देखो क्या है कि अगर रीड करना है, रीड ऑपरेशन को अगर परफॉर्म करना है तो क्या करेंगे? रीड ए मतलब क्या होता है इसका मीनिंग? मीन्स एक्सेस वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम डीवी फाइल टू मेन मेमोरी। ए का जो वैल्यू है डीवी फाइल में, इसको कहां ट्रांसफर करना है? मेन मेमोरी में। ये क्या है? प्रोग्राम्ड वेरिएबल है, जो एक वेरिएबल क्या है जो प्रोग्राम में यूज किया जा रहा है टू यूज वैल्यू ऑफ ए इन ट्रांजैक्शन लॉजिक। ट्रांजैक्शन में ए का वैल्यू को यूज करने के लिए, ट्रांजैक्शन में ए का वैल्यू को यूज करने के लिए, ट्रांजैक्शन में ए का वैल्यू को रीड करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी जहां डीवीएमएस है, डीवी फाइल जो है डेटाबेस से स्टोर किया गया है, उसको ट्रांसफर करना होगा कहां पर? मेन मेमोरी में। अब एक चीज यहां पर आएगा क्या? अब एक चीज यहां पर देखो क्या आएगा दिमाग में कि तो पूरा डेटाबेस को मेन मेमोरी में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? मेन मेमोरी छोटा है, डेटाबेस बहुत बड़ा है, पूरे डेटाबेस को नहीं करेंगे हम लोग। हम क्या बोले थे कि सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जब कभी हम लोग ट्रांसफर करते हैं कोई भी चीज, किसी भी डेटा को, तो ब्लॉक वाइज करते हैं। एक ब्लॉक ट्रांसफर होगा ना, तो रिकॉर्ड को हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल एक रिकॉर्ड को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, नहीं। एक ब्लॉक में मल्टीपल रिकॉर्ड्स है। एक ब्लॉक में मान लो 1000 रिकॉर्ड अगर स्टोर किया गया है, हमको उसमें से एक रिकॉर्ड को ही एक्सेस करना है, हम एक रिकॉर्ड को ही रीड करना चाह रहे हैं, फिर भी एक रिकॉर्ड को हम ट्रांसफर नहीं करते हैं, हम पूरे ब्लॉक को ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी takes place in the format of blocks। मतलब ब्लॉक है जो ट्रांसफर होगा, ब्लॉक इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी इंस्टेड ऑफ अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड। एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के जगह पर ब्लॉक को ट्रांसफर किया जाता है। हो सकता है एक ब्लॉक में बहुत सारा रिकॉर्ड्स रहे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ब्लॉक को ही ट्रांसफर करना है, ब्लॉक वाइज ट्रांसफर होगा। यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखो इसके बाद में क्या कि रीड करना है तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, समझ में आ गया। ट्रांसफर कौन से ब्लॉक को हम करेंगे? जहां पर मेरा रिकॉर्ड होगा, जहां हम जिस डेटा को एक्सेस करने जा रहे हैं, हम ए है, ए को हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो पहले हमको सर्च करना होगा क्या कि सेकेंडरी मेमोरी, जिसको डिस्क भी हम लोग बोलते हैं, जिसको डिस्क भी हम लोग बोलते हैं, ए डिस्क में ए कहां पर है, पहले सर्च करना होगा। तो ए डिस्क में ए कहां पर है, पहले हमें सर्च करेंगे, उसके बाद में देखें क्या कि ये जहां मिल गया ना,
ए मिल गया है ना हम लोग को। अब देखेंगे क्या, ए है जो कौन सा ब्लॉक में है, उस ब्लॉक को, जिस ब्लॉक में ए है उस ब्लॉक को यहां से ट्रांसफर करके हम लोग मेन मेमोरी में ले आए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो ए है, ए का वैल्यू हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे। कहां पर, टी वेरिएबल रहेगा, टी वेरिएबल में। अब बोलो टी क्या है, एक टेम्परेरी वेरिएबल है। प्रोग्राम में ये सब चीज था, प्रोग्रामिंग में ये सब चीज जाने थे हम लोग। टी क्या है, एक टेम्परेरी वेरिएबल है। ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ टेम्परेरी वेरिएबल्स का यूज किया जाएगा कि ए में जो वैल्यू है उसको हम लोग टी में ट्रांसफर कर लिए। टी क्या है, एक टेम्परेरी वेरिएबल है। हो गया टी में ट्रांसफर। अब जो भी रीड करना है इसको रीड कर लो, यहां रीड करना ही है ना, इसको हम रीड कर लिए। रीड करके इस ब्लॉक को वापस फिर यहां पर ही ट्रांसफर कर देना है डिस्क में। ऐसा नहीं कि इस ब्लॉक को यहां से लेकर गए फिर यहां खत्म हो गया, नहीं। फिर मान लो कोई और ट्रांजैक्शन आएगा, T2 ट्रांजैक्शन आएगा, फिर से चाहिए होगा रिकॉर्ड ए, तो कैसे ले जाएगा इस ब्लॉक को। इसलिए पहले इसको, सबसे पहला स्टेप क्या है, फाइंड ब्लॉक इन डीबी फाइल विच कंटेन डेटा आइटम ए डेटा आइटम को कंटेन करने वाला ब्लॉक फाइंड करना है। कहां पर, सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोल रहे हैं, डीबी फाइल यहां पर बोलते हैं। जब हम फाइंड कर लिए ब्लॉक को, जिस ब्लॉक में मेरा ए है, उसके बाद ट्रांसफर ब्लॉक टू मेन मेमोरी। इस ब्लॉक को हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहां पर, मेन मेमोरी में। इस ब्लॉक को मेन मेमोरी में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद में जब ट्रांसफर कर लिए, क्या करेंगे, लोकेट एड्रेस ऑफ डेटा आइटम ए। डेटा आइटम ए का एड्रेस को लोकेट करेंगे एंड स्टोर द डेटा आइटम इन प्रोग्राम वेरिएबल। ट्रांजैक्शन एक प्रोग्राम ही तो है, ट्रांजैक्शन एक प्रोग्राम ही है। बताए तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे प्रोग्राम बोलते हैं, सेम ट्रांजैक्शन है। प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन प्रोसेस बन जाता है, वैसे ही ट्रांजैक्शन भी एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यहां क्या हुआ, टेम्परेरी वेरिएबल है, उसमें ए का वैल्यू को लेकर चले आए। ठीक है, स्टोर कर लिए। उसके बाद में इसको यहां रिप्लेस करेंगे। अब बोलो क्या कि रिप्लेस नहीं करते तब, यहां से क्या पूरे ब्लॉक को उठा कर लेकर गया था, नहीं, इस ब्लॉक के कंप्लीट डेटा को यहां पर कॉपी कर लिया गया था। तो अगर यहां से यहां नहीं भी लाकर रखते हैं तो यहां तो पहले से है ही, कॉपी किया हुआ है, कट नहीं हुआ है। ऐसे सिस्टम में कट और कॉपी करते हैं, हमेशा ही ये ट्रांसफर होने का मतलब कि कॉपी हुआ है। इस ब्लॉक का एक कॉपी यहां पर चला गया। तो रीड कर रहे थे, इसमें कोई चेंजिंग तो किए नहीं है, हम केवल रीड किए हैं इसके डेटा को। तो जब चेंजिंग हम कुछ भी यहां पर नहीं किए हैं, जब इसमें कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, मतलब जो यहां पर ब्लॉक है वही ब्लॉक यहां भी एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो जब कोई चेंजिंग यहां पर नहीं हुआ है तो इसको हम फिर से यहां लाकर रिप्लेस करें या नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि सेम है, सेम ही तो है, चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं है। अगर हम राइट कर रहे होते तो क्या करते भाई, ए को हम यहां ट्रांसफर करते, ए में जो भी मॉडिफिकेशन है मॉडिफिकेशन कर लेते, प्लस माइनस इनटू जो कुछ भी करना है। उसके बाद इस टेम्परेरी वेरिएबल टी से जो अपडेटेड वैल्यू रहता वो हम ए में डालते। अब क्या है, अब ये कब करते, राइट वाले केस में, राइट वाले केस में करते कि यहां पर पहले ए के डेटा को यहां कॉपी किए, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए, फिर इसको रिप्लेस किए यहां पर ए वाले डेटा में, मॉडिफाइड डेटा रिप्लेस हो गया है। अब क्या है, यहां जो ब्लॉक है इसका वैल्यू कुछ और है, यहां जो ब्लॉक है इसमें ए का वैल्यू क्या है, मॉडिफाइड वैल्यू है। अब यहां पर इसको
इससे रिप्लेस करना जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पर मॉडिफाई करके हम छोड़ देंगे तो ओरिजिनल डेटाबेस में तो चेंजिंग आया ही नहीं है। ओरिजिनल डेटाबेस में तो चेंजिंग आया नहीं है, जबकि ओरिजिनल डेटाबेस में चेंज होना चाहिए था। इसलिए राइट ऑपरेशन में फिर यहां लेकर आना होगा, रीड में यहां लाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है दोनों। लेकिन राइट में मैंडेटरी है कि इसको यहां पर लाकर फाइनली किया जाए, ताकि जो ओरिजिनल डिस्क में जो ब्लॉक है उसमें अपडेटेड वैल्यू रहे। तो रीड और राइट क्या होता है समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, राइट ए। तो राइट ए जो अभी हम बताए हैं एग्जैक्टली सेम चीज है, दो ऑपरेशन ही था, रीड ए और राइट ए। राइट में करना क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा आइटम ए इन डीबी फाइल। डेटा आइटम ए को मॉडिफाई करना है, डेटा आइटम ए को मॉडिफाई करना है। अब मॉडिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है। एक मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, जैसे हम क्या बोले थे, एक सेंडर है जो 1000 रुपीज है, जो रिसीवर को सेंड कर रहा है, ठीक है। तो रिसीवर का अकाउंट बैलेंस पहले से कितना है वो रीड करना पड़ेगा। पहले से अगर 3000 उसके अकाउंट में है, 1000 उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, 3000 प्लस 1000 टोटल 4000 होगा। टोटल 3000 प्लस 1000 4000 होना है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अपडेट करने के लिए रीड भी करना पड़ रहा है। पहले रीड करना पड़ रहा है, फिर हम राइट करेंगे, उसके डेटा को मॉडिफाई करेंगे। क्योंकि रीड करेंगे कि पहले से 3000 है उसके अकाउंट में, तब तो हम 1000 ऐड करके टोटल बैलेंस 4000 दिखाएंगे उसके अकाउंट में। मतलब क्या है कि पहले रीड करना है फिर राइट करना है। नॉर्मल राइट ऑपरेशन हुआ। एक होता है, एक और टाइप का राइट ऑपरेशन रहेगा क्या, ब्लाइंड राइट। ब्लाइंड राइट मतलब क्या है, ये अंधा जैसा बिहेव करना। क्या भाई, राइट करना है ना, पहले से क्या है कोई मतलब नहीं है, पहले से क्या है कोई मतलब नहीं है, जो लिखने बोले हैं वो लिख दो, उस पर्टिकुलर एड्रेस में जाकर जो लिखने बोले हैं लिख दो, अपडेट कर दो। पहले क्या था उससे कोई मतलब नहीं है। क्या यूज है ब्लाइंड राइट का, क्या यूज होगा वो आगे हम बताएंगे, सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। तो रीड ऑपरेशन कितना टाइप का होगा, एक ही टाइप का होगा। सिंपल रीड जैसे करते हैं रीड करेंगे। राइट ऑपरेशन कितना टाइप का होगा, दो टाइप का होगा। एक ऐसा राइट ऑपरेशन जिसमें पहले रीड करना पड़ता है फिर जाकर राइट करते हैं। एक ऐसा राइट ऑपरेशन जिसमें बिना रीड किए हम राइट करते हैं। बिना रीड किए जब हम राइट करते हैं उसको बोलते हैं ब्लाइंड राइट, ठीक है। क्या इसका यूज है, क्या फंक्शन है ब्लाइंड राइट का, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है, राइट ए में क्या है भाई, मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा आइटम ए इन डीबी फाइल। डीबी फाइल में जो डेटा आइटम ए है इसको मॉडिफाई करना है। कैसे काम करेगा, फाइंड ब्लॉक ऑफ सेकेंडरी मेमोरी विच कंटेन्स ए। सेकेंडरी मतलब क्या है, डीबी फाइल इसको बोल सकते हैं। ये सेकेंडरी मेमोरी यहां लिखा है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी एक तरह का क्या है, डीबी फाइल है, ठीक है। डीबी फाइल है, यही तो है, ठीक है। तो डीबी फाइल में कौन सा ब्लॉक है जिसमें कि ए स्टोर्ड है, पहले फाइंड करना, जैसे रीड के लिए हम कर रहे थे। ट्रांसफर ब्लॉक टू मेन मेमोरी में उस ब्लॉक को ट्रांसफर कर लिए, ठीक है। उसके बाद में लोकेट ए एड्रेस एंड मॉडिफाई ए वैल्यू इन मेन मेमोरी। जो मेन मेमोरी में ट्रांसफर किए हैं, मेन मेमोरी में जब हम लोग ट्रांसफर कर लिए, ब्लॉक को पहले फाइंड किए फिर हम ट्रांसफर कर लिए, अब ट्रांसफर होकर मेन मेमोरी में आ गया है। अब ए का एड्रेस को लोकेट किए हम लोग, ठीक है। लोकेट ए एड्रेस एंड मॉडिफाई ए वैल्यू इन मेन मेमोरी।
और यहाँ पर ही जो भी मॉडिफिकेशन करना है हम मॉडिफिकेशन कर लिए, जो भी चेंजिंग करना है चेंजिंग कर लिए। अब इसको यहाँ स्टोर करना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। अब डेटा मॉडिफाई हो चुका है। रीड वाले केस में डेटा मॉडिफाई नहीं हुआ था, लेकिन अब मॉडिफाई हो चुका है। ठीक है, ये जो यहाँ पर रिप्लेस करने का है, ये क्या है? इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग राइट ऑपरेशन। ठीक है, ये जो स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइट ऑपरेशन के ड्यूरेशन में। रीड वाले में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राइट में रिप्लेस होना ही चाहिए फिर से, ताकि मेन जो मेरा डिस्क है, मेन जो मेरा डीबी फाइल है, इसमें अपडेटेड वैल्यू रहे ए का, क्योंकि बाद में जो फर्दर कोई ट्रांजेक्शन काम कर रहा होगा तो इस अपडेटेड वैल्यू पर काम करे। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर क्या है, लोकेट ए एड्रेस एंड मॉडिफाई ए वैल्यू इन मेन मेमोरी, मॉडिफाई कर दिए। उसके बाद मॉडिफाइड ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी रिप्लेस्ड इन डिस्क, डिस्क में रिप्लेस कर दिए, मतलब ये रिप्लेस्ड लिख दो इसको। रिप्लेस्ड इन डिस्क। ठीक है, तो डिस्क में सेम ब्लॉक जो था जिसका कॉपी हम यहाँ क्रिएट किए थे और कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, अब डिस्क में नया वाला अपडेटेड वैल्यू से क्या करना है, मॉडिफाइड ब्लॉक जो है उससे क्या करना है, रिप्लेस कर देना है डिस्क में, ताकि अपडेटेड वैल्यू है जो डीबी फाइल में रहे। ठीक है, अब देखो सिंपल एक ट्रांजेक्शन को हम देखते हैं। ठीक है, रीड और राइट ऑपरेशन समझ में आ गया कैसे काम कर रहा था। ठीक है, अब एक छोटा सा ट्रांजेक्शन को देखते हैं कि ट्रांजेक्शन में किस तरीके से सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस काम कर रहा होगा। ट्रांजेक्शन में किस तरीके से एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस काम कर रहा होगा, इसको एक बार हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहां देखो क्या है कि मान लो ट्रांजेक्शन T1 है। T1 एक ट्रांजेक्शन है, इसमें क्या कर रहे हैं भाई, ट्रांसफर 500 फ्रॉम A टू B। A से B में हम क्या करने वाले हैं, 500 रुपया हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं। तो ट्रांजेक्शन इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, क्या करेगा भाई, पहला क्या है, बिगिन ट्रांजेक्शन T1। जैसे क्या, प्रोग्राम वाले केस में प्रोग्राम है जो रनिंग में चला गया, अब रन करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, मतलब सीपीयू में चला गया, अब वो रन करना स्टार्ट करेगा। यही चीज है, बिगिन किया ट्रांजेक्शन T1। अपडेट आर सेट ए इक्वल टू ए माइनस 500। ए का जो वैल्यू है, ए का जो वैल्यू है उसमें 500 घटा लेना है, अपडेट करना है। अपडेट करना है जो रिकॉर्ड है ए का वैल्यू को -500। उसके बाद क्या करना है, अपडेट करना है बी का वैल्यू को, क्या 500 जो यहाँ से माइनस किए हैं उसी को यहाँ पर ऐड कर दो बी में। यही तो ट्रांसफर होता है कि ए से बी में ट्रांसफर कर दिए 500। ए को 500 माइनस करके अपडेट कर देना, बी को 500 प्लस करके अपडेट कर देना। कमिट हो गया इसके बाद में, मतलब काम खत्म हो गया है। तो क्या होगा, इंड ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन भी इंड हो गया। एक कंप्लीट ट्रांजेक्शन इस तरीके से हो गया। ये क्या है, एसक्यूएल क्वेरीज है, इस तरीके से रहेगा। अब एसक्यूएल पार्सर और एक्सक्यूएल एग्जीक्यूटर क्या करेगा, इसको और ब्रेक करेगा। क्या भाई, अपडेट करना है तो कैसे करना है, पहले से कितना ए में है कैसे पता चलेगा, ये सबको अपडेट वाला टर्म को ब्रेक करेगा। ये कैसे, देखो इस तरीके से नीचे में है जो यहाँ ब्रेक किया। क्या भाई, ट्रांजेक्शन T1 है ना, ए में माइनस करना है ना 500, पहले ए को रीड कर लो। ठीक है, ट्रांजेक्शन T1 स्टार्ट हुआ, रीड ए को रीड किया। उसके बाद में ए में से क्या किया, 500 माइनस किया, जो भी रीड किया है उस वैल्यू में से 500 माइनस किया। उसके बाद राइट ए, अब जो माइनस करके
500 माइनस करने के बाद जो यहाँ पर आया है इसको राइट कर दो। फिर रीड करो बी का इनिशियल बैलेंस क्या है, रीड करो बी को। उसके बाद बी में 500 प्लस कर दो, तो बी में 500 प्लस कर दिया। ये कहाँ पर हो रहा है, ये जो प्लस होकर स्टोर हुआ ये चीज, ये कहाँ हो रहा है, इसमें हो रहा है। ये क्या है, एक तरह का टेम्पररी वेरिएबल है, एक टेम्पररी वेरिएबल जैसा काम कर रहा है। इस टेम्पररी वेरिएबल का वैल्यू यहां पर जाकर राइट हो रहा है। पहले यहां रीड किया तो चेक कर लिया कि 500 है या नहीं। अगर मान लो यहाँ पे इसमें इसके अकाउंट में 400 ही रहता तो 400 माइनस 500 निगेटिव में बैलेंस जाएगा नहीं, ठीक है। अब मान लो वैसा सोचो कि ठीक है क्रेडिट कार्ड है तो उसमें तो निगेटिव में जाएगा, वो अलग चीज है, लेकिन उसका भी कैपेसिटी है, उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करेगा, कितना नेगेटिव में जा सकता है, ठीक है। तो पहले रीड किया, फिर माइनस किया, फिर अपडेट किया, मतलब राइट कर रहा है, ठीक है। ये टोटल है जो क्या बन गया, ये टोटल है जो इसको क्या बोलेंगे, अपडेट ए को अपडेट किया। फिर यहां से यहां तक क्या है, अपडेट बी, जो यहां पर अपडेट ए और अपडेट बी एक लाइन में लिखा हुआ है, इसको क्या किया, एसक्यूएल पार्सर और एसक्यूएल एग्जीक्यूटर है जो इस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। अब राइट बी कर दिए, मतलब कंप्लीट काम हो गया है, तो कमिट कर दिए। कमिट एक सिग्नल है, बोल दिए क्या भाई, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगा। समझ में आ रहा है कैसे कैसे काम कर रहा है, एकदम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो एक और ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन T2 है। क्या करना है भाई, सेट ए बी वैल्यू एज 2000, ए और बी का वैल्यू को 2000 सेट करना है। क्या होगा, एक सेकेंड, बिगिन ट्रांजैक्शन 2 बार आ गया है। चलो क्या करना है इस ट्रांजैक्शन में, क्या करना है T2 में, सेट करना है ए और बी का वैल्यू को 2000। बताओ डायरेक्टली बोल रहा है कि ए और बी का वैल्यू 2000 कर दो, दोनों का 2000। तो इसके लिए ए का प्रीवियस बैलेंस जानना जरूरी है क्या, नहीं जरूरी है। ए का इनिशियल क्या वैल्यू है, ए में कितना पैसा है, वो जानना जरूरी है ही नहीं, रिक्वायर्ड ही नहीं है। मतलब राइट करने के पहले रीड करना जरूरी नहीं है। पिछले वाले में क्या था, राइट करने के पहले रीड करना जरूरी था। यहां पर क्या बोल रहा है, ए और बी का वैल्यू को 2000 सेट कर दो, मतलब ए में पहले से कुछ भी रहा हो 2000 होगा, बी में पहले से कुछ भी रहा हो ए भी 2000 होगा। कैसे काम करेगा, बिगिन ट्रांजैक्शन अपडेट आर सेट ए इक्वल टू 2000, अपडेट आर सेट बी इक्वल टू, अपडेट आर मतलब क्या है, ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है मतलब क्या है, अपडेट रिकॉर्ड सेट ए, अपडेट रिकॉर्ड सेट बी। ए को भी 2000 किया, बी को भी 2000 किया, इसके बाद कमिट कर दिया, मतलब काम हो गया है। तो क्या है, ट्रांजैक्शन एंड हो गया, ट्रांजैक्शन एंड हो गया। अब अपडेट करने के लिए रीड करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, पहले से क्या है कोई मतलब नहीं था इसको। तो ट्रांजैक्शन कैसे एग्जीक्यूट करेगा भाई, ट्रांजैक्शन T2 जो एसक्यूएल पार्सर है और एग्जीक्यूटर है, जो पिछले बारे में देखे कि ये क्या है, एसक्यूएल क्वेरीज का फॉर्मेट है। इसको एसक्यूएल पार्सर और एग्जीक्यूटर इस तरीके से, पार्सर है जो ऐसा लिख देगा, एग्जीक्यूटर है जो इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो आप देखो वही पार्सर है जो इस ट्रांजैक्शन को कैसे लिखा है। देखो क्या भाई, ट्रांजैक्शन T2 राइट ए राइट बी कमिट। देखो राइट ए के पहले रीड ए किया है क्या, नहीं किया है। पहले क्या कोई मतलब ही नहीं है, इसको जानने में कोई मतलब, इसको जानने में कोई दिलचस्पी है ही नहीं कि पहले क्या था, कोई मतलब नहीं इसको है, ठीक है। सीधा राइट कर देना है,
ठीक है। तो राइट ए सेट ए एज 2000, राइट बी सेट बी एज 2000, इस तरह के राइट ऑपरेशन को हम लोग ब्लाइंड राइट बोलते हैं। इस तरह के राइट ऑपरेशन को हम लोग क्या एक टर्म से बोलते हैं? ब्लाइंड राइट। मतलब आंख बंद करके लिख देना, आंख बंद करके लिख देना। पहले क्या है कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो बात को? तो यही चीजें क्या है, ये क्या हो गया? ब्लाइंड राइट। एक क्या यहां पर क्या था? नॉर्मल राइट ऑपरेशन था, ठीक है। यहां क्या हो गया? ब्लाइंड राइट हो गया। कब इसका यूज आएगा भाई? जब रीड करने का जरूरत नहीं हो, डायरेक्टली राइट करना रहे, तब इसका यूज रहेगा। किसका? ब्लाइंड राइट का। ये देखो क्या है, एक सेकेंड, अब इसको एक एरो बना लेते हैं ऐसा। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा छोटा बनाएंगे। ये देखो क्या हो गया? ट्रांजैक्शन राइट्स डेटा आइटम इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस वैल्यू ऑफ गिवन डेटा आइटम। इसको क्या बोलेंगे? इसको ही बोलते हैं ब्लाइंड राइट। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ब्लाइंड राइट ऑपरेशन, ठीक है। यही होता है ब्लाइंड राइट। पहले क्या वैल्यू है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधा और सीधा कुछ लिख दो। यहां पर देखो एक और ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन T3 है। यहां देखो क्या है? रीड ए, रीड बी, राइट सी, राइट ए, राइट बी, इसके बाद कमिट हो गया। अब ये टोटल ट्रांजैक्शन में कितना सारा राइट है भाई? देखो यहां भी राइट है, यहां भी राइट है, यहां भी राइट है। इसमें ब्लाइंड राइट कौन सा है? सिंपल देखो, राइट बी करने के पहले रीड बी हुआ है, मतलब ब्लाइंड राइट नहीं है। राइट ए करने के पहले रीड ए हुआ है, मतलब ब्लाइंड राइट नहीं है। यहां राइट सी करने के पहले कहीं भी देखो रीड सी हुआ है नहीं, मतलब क्या है? राइट सी क्या है? ब्लाइंड राइट है। क्यों इसको ध्यान रखना है? क्योंकि आगे आने वाले क्लासेज में जब क्वेश्चन बना रहे होंगे वहां पर ब्लाइंड राइट कुछ अलग तरीके से बिहेव करेगा। ब्लाइंड राइट कुछ अलग तरीके से बिहेव करेगा। क्यों बिहेव करता है? कि ब्लाइंड राइट में होता क्या है कि पहले क्या वैल्यू है कोई फर्क नहीं पड़ता है, नया वैल्यू अपडेट होता है, सीधा नया वैल्यू सीधा अपडेट हो जाता है। इसके चलते कंकरेंट प्रोग्रामिंग में, मतलब क्या, कंकरेंट ट्रांजैक्शंस में यहां पर प्रॉब्लम होगा कुछ। समझ गए बात को? इसलिए इसको ध्यान रखना। हम बताएंगे भी, ये आने वाले क्लासेज में बहुत बार हम बताएंगे, इस पर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में बहुत जगह ब्लाइंड राइट रहेगा जो कि थोड़ा अलग तरीके से डिफरेंटली बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया किस तरीके से काम करता है। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ट्रांजैक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जिसका है वो है एसिड प्रॉपर्टीज। ट्रांजैक्शन में सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, जान लो। अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगा मतलब रफली 80% ट्रांजैक्शन का काम समझ में आ गया, बाकी 20% देख लेंगे।
एसिड प्रॉपर्टीज क्या है? एसिड प्रॉपर्टीज क्या है? ये एसिड है जो शॉर्ट फॉर्म है। ए का मतलब होता है एटोमिसिटी। क्या है एटोमिसिटी बताएंगे, सबको एक एक करके बताएंगे हम, एकदम अच्छे से बताएंगे क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। सी मतलब होता है कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी मतलब दिमाग में आ जाए कि अच्छा कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने वाला बात, हाँ वही चीज है। आई मतलब होता है आइसोलेशन। ये क्या है बताएंगे डिटेल में। डी मतलब है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबल मतलब क्या है? जैसे ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या हो गया, कितना कोई चीज मतलब ड्यूरेबल है, कितना टिकाऊ है कोई चीज। वर्स्ट केस में कितना काम में कर सकता है, कब, हाउ लॉन्ग समथिंग कैन बी रिटेन्ड, कितना देर तक कोई चीज रिटेन रह सकता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने पर भी। ठीक है, यही ड्यूरेबिलिटी है। एटोमिसिटी का मीनिंग क्या है, सिंपल जान लो। एटॉमिक मतलब क्या होता है? एटॉमिक मतलब क्या है? एटम को डिवाइड कर सकते हो क्या? एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होता है उसको डिवाइड कर सकते हो क्या? उसको डिवाइड करके अलग अलग नहीं रखा जा सकता है। एटॉमिक मतलब यही हुआ, कोई ऐसा चीज जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब क्या ऐसा चीज यहां पर आएगा भाई? यहां पर क्या ऐसा चीज आने वाला है? जैसे रीड ऑपरेशन था, रीड ऑपरेशन क्या है? एटॉमिक है। रीड ऑपरेशन के अंदर अंदर में हम क्या काम कर रहे थे? पहले अगर रीड करना है किसी रिकॉर्ड R1 को, तो R1 कहां पर है? डीबी फाइल में, उसको सर्च करते थे, फिर वहां से मेन मेमोरी में ट्रांसफर करते थे, तब जाकर रीड करते थे। ये बहुत सारा स्टेप्स इन्वॉल्व था इसमें। तो रीड ऑपरेशन एटॉमिक कहने का मतलब क्या है कि सारा स्टेप्स एक बार में हो जाना चाहिए, कंटिन्यूअस में, बीच में रुकना नहीं है, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये ऑपरेशन क्या है? एटॉमिक ऑपरेशन हो गया। राइट ऑपरेशन जैसे है, राइट ऑपरेशन जैसे है, राइट ऑपरेशन क्या हो गया? राइट ऑपरेशन भी है जो एटॉमिक है। ठीक है, मतलब क्या है? राइट ऑपरेशन में भी हम लोग कर रहे थे ना कि पहले सर्च करना है, फिर सर्च करने के बाद में ट्रांसफर करना है मेन मेमोरी में, फिर वहां पर राइट करना है। तो जितना भी स्टेप है राइट ऑपरेशन का, ये क्या है? एटॉमिकली एग्जीक्यूट होना चाहिए, एक साथ में एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। एटॉमिक का सिंपल मीनिंग ही यही है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका सिंपल मीनिंग यही है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से डिटेल में देखेंगे इसको, हर एक एक को जो भी है एटोमिसिटी है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। कनकरेंसी मतलब क्या हो गया? सी मतलब कनकरेंसी मतलब क्या है? एक साथ में मल्टीपल ट्रांजैक्शन कैसे काम करेगा उसको हम लोग देखने वाले हैं। आइसोलेशन मतलब कि ट्रांजैक्शन है आइसोलेटेड, तो एक ट्रांजैक्शन के चलते कोई और ट्रांजैक्शन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि कुछ प्रॉब्लम आ जाए फिर भी हम उस डेटा को रिटेन कर पाए, ड्यूरेबल है कि नहीं। हर सबका प्रॉपर्टीज को एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। और अगर ये एसिड प्रॉपर्टीज समझ में आ गया, मतलब ट्रांजैक्शन समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आ जाएगा। इसलिए इस चारों को अच्छे से समझना, हम एकदम आराम से बताएं, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमको। मेरा पर्पस यही है कि जो भी बता रहे हैं पढ़ने वाले को कंप्लीट समझ में आ जाए, कि दोबारा कोई किताब या कोई नोट्स या कोई वीडियो रेफर नहीं करना पड़े। अगर यहां से पढ़ा तो एकदम आराम से हम बताने वाले हैं, कुछ भी नहीं आता है फिर भी समझ में आएगा, बशर्ते कि कंप्लीट वीडियो देख लो। अब 10 मिनट देखोगे बीच का, 5 मिनट देखोगे, उसमें क्या समझ में आएगा?
नहीं आ सकता है, टेक्निकल चीज है ना, इंटर रिलेटेड होता है ना टर्म्स। ठीक है, तो ये देखो क्या है, एसिड प्रॉपर्टीज क्या है, टू प्रिजर्व इंटेग्रिटी ट्रांजैक्शन शुड सेटिस्फाई एसिड प्रॉपर्टीज। इंटेग्रिटी को प्रिजर्व करने के लिए, सही तरीके से ट्रांजैक्शंस का आउटपुट आने के लिए, कोई भी ट्रांजैक्शन है जो ये सब प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, ये सब प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो सही है। इसमें से अगर सेटिस्फाई नहीं किया जा रहा है, मतलब कि वो ट्रांजैक्शन का आउटपुट कुछ गलत आ सकता है। ठीक है, एटोमिसिटी क्या है भाई, एटोमिसिटी कौन मेंटेन करेगा, से एक बार में रीड ऑपरेशन होना चाहिए, मेंटेन कौन करेगा। एटोमिसिटी को मेंटेन करने के लिए मेंटेन्ड बाय रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट ऑफ डीवीएमएस सॉफ्टवेयर। मतलब एक काम डीवीएमएस सॉफ्टवेयर का है कि एटोमिसिटी है जो प्रिजर्व रहे। डीवीएमएस सॉफ्टवेयर में एक क्या होगा, रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट होगा जो इसको देख रहा होगा एटोमिसिटी को। उसी तरीके से कंसिस्टेंसी है, कौन मेंटेन करेगा, मेंटेन्ड बाय यूजर, डीवीए और डीवी डेवलपर। जो डेवलप किया है उस डेटाबेस को, डीवी डेवलपर है, उसका काम है कि कंसिस्टेंसी किस तरीके से रहेगा, कंसिस्टेंट कितना सिस्टम रहेगा, वो डेवलपर है जो डिफाइन करेगा इसको। यूजर मतलब क्या है, बैंक वाला नहीं, बैंक वाला यूज भले ही कर रहा है, लेकिन वो यूजर है। यहां पर यूजर का सेंस क्या है, जो डेवलप किया है उसके सॉफ्टवेयर को, उसका सॉफ्टवेयर इस तरीके से बनाया है पार्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को हैंडल करे बैंकिंग सिस्टम में, और डेवलपर डिफाइन करे किस तरीके से कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, आइसोलेशन कौन करेगा भाई, मेंटेन्ड बाय कनकरेंसी कंट्रोल कंपोनेंट ऑफ डीवीएमएस सॉफ्टवेयर। आइसोलेशन को देखने के लिए कौन है, कनकरेंसी कंट्रोल कंपोनेंट है डीवीएमएस सॉफ्टवेयर का ही। ड्यूरेबिलिटी क्या है, मेंटेन्ड बाय रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट ऑफ डीवीएमएस सॉफ्टवेयर। मतलब एक चीज समझ में आ रहा होगा कि एटोमिसिटी, ड्यूरेबिलिटी और आइसोलेशन, ये तीनों कौन देखेगा, डीवीएमएस सॉफ्टवेयर। कंसिस्टेंसी को देखने के लिए कौन है, जो डेटाबेस डेवलपर है वो डिफाइन कर रहा होगा। ठीक है, हम लोग एक एक को बहुत ही बारीकी से अभी देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, एटोमिसिटी, ड्यूरेबिलिटी, आइसोलेशन, एक किसका प्रॉपर्टी है, डीवीएमएस का प्रॉपर्टी है। कंसिस्टेंसी किसका प्रॉपर्टी है, कौन एक देख रहा होगा, टेक केयर बाय यूजर और डीवी डेवलपर लिख लो यहां पर। ठीक है, ये क्या है, यूजर और डीवी डेवलपर है। ठीक है, यूजर तो जो यूज कर रहा है वो नहीं, जो बनाया है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, इसके बाद में देखो क्या है, एक एक करके सब हम लोग देखेंगे कि एटोमिसिटी पर आते हैं कि एटोमिसिटी क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आज एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया है, एक बार रिवाइज कर लेना है यहाँ तक का। नेक्स्ट क्लास में हम एटोमिसिटी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एटोमिसिटी से स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद में जब एसिड प्रॉपर्टीज हम बता रहे होंगे तो बीच में कुछ क्वेश्चंस भी आएगा। जब एसिड प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज जो कुछ भी बताए हैं एक बार रिवाइज कर लेना, रिकॉल कर लेना माइंड में कि हाँ ऐसा 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 था। जो भी बताए हैं सबका यूज होने वाला है आगे, सबका यूज होने वाला है आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यहाँ से हम लोग एटोमिसिटी से देखते हैं, एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज को देखते हैं और फिर क्वेश्चंस को देखेंगे, क्या क्वेश्चन यहाँ रहता है सारा कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो फिर पढ़ाई करो अच्छे से, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।